in association with Kuku FM. नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का साप्ताहिक कार्यक्रम है। शनिवार की सुबह पेशे नजर होता है। इसमें हम हफ्ते भर की पॉलिटिक्स पर बात करने की कोशिश करते हैं। संवाद के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। मैं और मेरे नौजवान साथी निखिल वाट इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं, सूत्रधार की भूमिका में होते हैं और कुछ मेहमान आते हैं। आज के लल्लन टॉप के इस प्रोग्राम नेता नगरी में किन विषयों पर बात होगी, ये जानकारी आपको देंगे मेरे को होस्ट निखिल वाट। निखिल, ओवर टू यू। नमस्ते सौरभ, नमस्ते दर्शकों को भी। आज नेता नगरी का पूरा एपिसोड लगभग दिल्ली में ही बेस करने वाला है। हम पहले बात करेंगे संसद की, जहां पे मॉनसून सत्र का पहला हफ्ता काफी हंगामेदार रहा, धुल भी गया। संसद के अंदर क्या हुआ उसकी भी, और पार्लियामेंट्री की स्टैंडिंग कमेटी फॉर आईटी जो है उसको लेकर के जो झगड़ा चल रहा है उसके बारे में भी हमारे पास बात करने के लिए एक्सपर्ट्स होंगे। उसके बाद भी हम दिल्ली में ही रहेंगे, जहां पे बंगाल से फ्लाई करके आई हैं ममता बनर्जी। उनकी किस किस से मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के क्या मतलब निकाले जा रहे हैं विपक्षी एकता कोट एंड कोट के लिए, उस पर बात होगी। इन विषयों के अलावा जवाबदेही सेक्शन में चर्चा करेंगे आपके सवालों पर। खूब सवाल आए हैं। किसी ने इमरान खान पर सवाल पूछा, किसी ने हमारे इंजीनियरिंग पर किए गए लल्लन टॉप शो पर सवाल पूछा, किसी ने कारगिल से जुड़ी किताबों के बारे में सुझाव मांगा, और किसी ने जानना चाहा कि ये जो कोर्ट ने फटकार लगाई, ये पदबंध आता है, ये वाक्य आता है, असल मायने में इसका मतलब क्या होता है। इसके अलावा आखिरी सेक्शन होगा फुर्सत की सलाह। फुर्सत की सलाह में मेरे नौजवान काबिल साथी निखिल आज आपको बहुत लल्लन टॉप, बहुत जरूरी, जीवन में प्रेरणा भरने वाली सलाह देने वाले हैं। इसके अलावा अपने नाम भी आपको कुछ किताबें सुझाएंगे, किताबें जो हमारे सबसे आदिम पुरखे जो इस भारत भूमि पर, जम्बू द्वीप पर बसे हुए हैं, उनकी भाषा से जुड़ी किताब है। हिंदू आख्यान को कैसे समझें। हम सब लोग लापरवाही में, हम में से ज्यादातर लोग कह देते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदू होने का तात्पर्य क्या है? कौन सी विशाल परंपरा है? जो राजनीतिक व्याख्याएं हैं सिर्फ वही परंपरा है? 4 नारे, 4 वादे, 4 बार मुट्ठी भींच कर कुछ कह देना वही परंपरा है, या कोई विस्तृत आख्यान है? इस पर बात करेंगे। और भी कुछ किताबें हैं, कुछ सिनेमा और वेब सीरीज के जिक्र हैं जो आएंगे नेता नगरी में। तो आइए शुरू करते हैं नेता नगरी। अब विस्तार से बात होगी संसद में हुई घटनाओं की। बिल पास हुए, कैसे बिल पास हुए, सत्ता पक्ष का क्या रोल रहा, विपक्ष का क्या रोल रहा, संसद के बाहर क्या हुआ, और आईटी कमेटी में क्या हुआ। सबसे पहले आईटी कमेटी की ही बात कर लेते हैं। राजदीप जी, आपने महुआ मोइत्रा से बात की। इल्जाम है कि उन्होंने निशिकांत दुबे को बिहारी गुंडा कहा। इस तरह से किसी की जाति अस्मिता पर, किसी की प्रांतीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाना कहां तक उचित है? अगर उन्होंने ये कहा तो बिल्कुल गलत है। ये कहा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज है या उससे पता चलेगा कि क्या है। अगर वो रिकॉर्डिंग है तो जरूर दिखानी चाहिए। गलत है किसी भी प्रांतीय पर, किसी भी प्रांत पर इस तरह का, और वो भी सांसद का कहना गलत है। लेकिन आप देखिए, यही तो मुश्किलात है हमारे पॉलिटिक्स में। हमारी पॉलिटिक्स इतनी ओछी हो गई है। एक किसी ने उसको बिहारी गुंडा कहा, वहां महुआ मोइत्रा को जब मैंने पूछा, उन्होंने कहा अरे लेकिन निशिकांत दुबे तो मीटिंग में ही नहीं थे, उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया, रजिस्टर पर सिग्नेचर ही नहीं किया कि वो मीटिंग में शामिल थे। सवाल ये है कि आज निशिकांत दुबे एक तरफ, आज वही निशिकांत दुबे ने कहा स्पीकर को कि आप हटा दीजिए शशि थरूर को, चेयरमैन उसी आईटी कमेटी के। तो टकराव इतना बढ़ गया है। और महुआ मोइत्रा को भी एक तरह से लगता है ममता बनर्जी की तरह कि मैं भी पार्लियामेंट में एंटी मोदी कैंप की एक सिंबल बन गई हूँ। फर्स्ट टाइम एमपी हूँ, लेकिन मैं जोर जबरदस्त बात करती हूँ अंग्रेजी में। लोग मैं कहूँ, उनका छोटा जो वीडियो है मेरा, वो वायरल हो गया है, उनकी बातचीत। तो महुआ मोइत्रा को लगता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं अपनी पहचान बना रही हूँ। दूसरी तरफ निशिकांत दुबे जो है वो सरकार की तरफ से बात कर रहे हैं। उन्होंने वो महुआ मोइत्रा ने जो अगर ये कहा है तो ये गलत है। दूसरी तरफ से अगर निशिकांत दुबे भी वो मीटिंग बॉयकॉट करना चाहते थे और रजिस्टर में अपना नाम नहीं लिखना चाहते थे ताकि कोरम ना बने, और आज शशि थरूर को एक तरह से आप कहते हैं उसे, उन्हें भी हटाओ, तो एक टकराव बन गया। मेरा बार बार ये कहना है, संसद को टैक्स पेयर के पैसे पर चलती है ये संसद सौरभ भाई। ये बाई पार्टीजन होनी चाहिए कुछ विषयों पर। हर विषय को अगर आप एक ही नजरिए से देखेंगे तो गलत है। मनीष तिवारी ने बहुत ही अच्छा एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने कहा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वगैरह जैसे इश्यूज पर आप पार्टी लाइन लीजिए।
लेकिन मुद्दों पर हर एमपी को आजादी दे दीजिए कि वो अपनी बात रख पाए, नहीं तो इसी तरह से चलेगा। आज किसी ने कल बिहारी गुंडा कह दिया, कल हाथापाई होगी मेरे दोस्त। ये नौबत आ गई है कि हाथापाई होगी हमारे संसद या किसी कमेटी में। इतना हमने जहर बो दिया है, बाईपार्टीजन की जगह पे पोलराइज्ड इतना बना दिया है कि वही संसद देश के मुद्दों पर बात नहीं कर सकता बगैर अपने राजनीतिक आईने को देखते हुए। ये गलत है। ये बताइए कि महुआ मोइत्रा ने क्या कहा, वो पूरा हम जरा आईटी कमेटी का मसला समझ ही लेते हैं। अभी राहुल जी और हिमांशु जी के पास भी आएंगे कि भाजपा का और दूसरे दलों का क्या रवैया है और पेगासस के मुद्दे पर सरकार क्यों, हम देख रहे हैं इजराइल ने जांच बिठाई, एनएसओ पर रेड हुई, फ्रांस जांच कर रहा है, भारत सरकार इस तरह की जांच के आदेश नहीं दे रही। अभी आपने ममता बनर्जी का जिक्र किया कि भाई जांच से किसी को क्या समस्या हो सकती है, जांच से क्यों इतना डर है, लेकिन उस आईटी कमेटी में जांच के बहाने क्या हो रहा है? महुआ मोइत्रा ने क्या बताया? देखिए 2 दिन की मीटिंग थी, 27 और 28 जुलाई की मीटिंग थी। और 28 के एजेंडे में पेगासस का नाम था या इस पर चर्चा होने वाली थी। शशि थरूर ने कहा कि ये भी एजेंडा पर हम रखेंगे। हम उस मीटिंग में टेलीकॉम मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री के कुछ ऑफिशियल है, उनको उस मीटिंग में बुलाएंगे। अब 27 को ही ट्रबल होता है कि उन दोनों के बीच में बात नहीं बनती है, निशिकांत दुबे और शशि थरूर। वो मीटिंग उस दिन भी कॉल ऑफ होती है। 28 को जब मीटिंग होती है तो हमें जो जानकारी है कि महुआ मोइत्रा, शशि थरूर वो सब वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन बीजेपी के जो सांसद उस मीटिंग में है कुछ पहुंचते हैं जैसे निशिकांत दुबे, लेकिन रजिस्टर में साइन नहीं करते क्योंकि आपको 10 लोगों का कोरम चाहिए तभी वो मीटिंग हो सकती है। तो केवल 9 विपक्ष के लोग थे। ये यहां से बात शुरू होती है और जो ऑफिशियल्स हैं जिनको बुलाया गया है वो भी कहते हैं 1 घंटे पहले, शशि थरूर का कहना है 1 घंटे पहले, निशिकांत दुबे वगैरह और भाजपा का कहना है कि 2 दिन पहले ही बताया गया था कि हम नहीं आएंगे, लेकिन शशि थरूर का कहना है कि 1 दिन पहले हमें बताया, 1 घंटे पहले बताया गया कि वो अधिकारी जो है वो आ नहीं सकते, वो किसी और चीज में व्यस्त है। अब इसका मतलब है वो मीटिंग नहीं हो पाती है। महुआ मोइत्रा का ये भी कहना है कि सुभाष चंद्र गोयल जो जी के मालिक है, वो राज्यसभा के सांसद है, वो इस कमेटी में है, वो आ रहे थे, उनको पकड़ा गया और कहा मत जाइए। ये महुआ मोइत्रा का कहना है। महुआ मोइत्रा का कहना है कि पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव वहां आकर बीजेपी के एमपी को कह रहे थे आप मत जाइए, कोरम नहीं होने दीजिए। ये एक तरह से ये तो हो सकता है, लेकिन अधिकारी क्यों नहीं आए इस पर अभी तक सवाल है। एंड में ये हुआ कि वो आईटी मीटिंग जो 28 को होनी थी, जिसपे शशि थरूर ने कहा पेगासस डिस्कस करेंगे, वो मीटिंग नहीं हो पाई क्योंकि उस मीटिंग में कोरम नहीं थी। अब उस मीटिंग में गाली गलौच हुई। महुआ मोइत्रा कहती है अगर मैंने कहा है तो कहा है, लेकिन पहले निशिकांत दुबे बताए वो मीटिंग में हाजिर क्यों नहीं थे, उन्होंने सिग्नेचर क्यों नहीं किया। दूसरी तरफ निशिकांत कहते हैं ये कैसी महिला है, एमपी होकर इस तरह की बात करती है, उन्होंने स्पीकर को लिखा है। शशि थरूर ने स्पीकर को अब लिखा है प्रिविलेज मोशन कि वो अधिकारी क्यों नहीं आए। ये पूरे पार्लियामेंट संस्था पर एक तरह से सवाल उठ रहा है कि अधिकारी आते नहीं है जब आप बुला रहे हैं। तो ये जो डिवाइड जो हम देख रहे हैं, जो हम बाहर से देखते हैं, रोज संसद नहीं चल रहा है, वही आईटी कमेटी में नजर आया क्योंकि पेगासस बड़ा संवेदनशील सब्जेक्ट है। शायद बीजेपी उस पर बात नहीं करना चाहती, शायद विपक्ष उसका फायदा उठाना चाहती है। बहुत पोलराइज्ड हो गया है, ध्रुवीकरण जो हुआ है। और दूसरा पक्ष भी जान लेते हैं। महुआ मोइत्रा का कहना है। ठीक है हिमांशु, निशिकांत दुबे और बीजेपी खेमे की क्या रणनीति है? आईटी कमेटी में शशि थरूर के होने से उनको क्या समस्या है, क्या इल्जाम है, और पेगासस को लेकर जांच में क्या समस्या है? आईटी कमेटी को लेकर जो बात अभी राजदीप कह रहे थे कि महुआ मोइत्रा ने ये चीजें कही हैं और उन्होंने जो अपशब्द, असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया निशिकांत दुबे के लिए, वो उन्होंने कहा, मैंने कहा लेकिन वो क्यों नहीं आए। देखिए, मैं और राहुल जी बहुत सालों से, राहुल जी तो मुझसे बहुत सालों से पहले से ही जो है स्टैंडिंग कमेटी देखते रहे हैं। ऐसा बहुत सी बार होता है, जब मैं पहले अधिकारियों वाली बात क्लियर कर देता हूँ कि अधिकारी नहीं आते हैं तो वो समन नहीं होने पर नहीं आते हैं, तो वो बताते हैं कि वो किस कारण नहीं आ पा रहे हैं। पिछले साल यूडी की एक कमेटी थी जिसके अध्यक्ष जो हैं जगदम्बिका पाल थे। उन्होंने जब कमेटी की बैठक हुई, ना उसमें सांसद आए ना अधिकारी आए, और जो अधिकारी आए थे वो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल से नीचे के अधिकारी थे। स्टैंडिंग कमेटीज में ज्वाइंट सेक्रेटरी से ऊपर के अधिकारियों को जो है बुलाया जाता है। अब उन्होंने एक्सक्यूज दिया था कि वो किसी और मीटिंग के अंदर व्यस्त हैं।
और मीटिंग अगली मीटिंग के अंदर वो आके जो भी बात कहनी है, जो पूछना है, उन सब सवालों का जवाब देंगे। ये कई बार होता है और वो यूडी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग नहीं हो पाई थी। सांसद भी नहीं आए थे और अधिकारी भी नहीं थे। इसकी कंप्लेंट जगदम्बिका पाल ने रिटर्न के अंदर स्पीकर को की थी, जिसके बाद ये कहा गया था कि सभी को स्टैंडिंग कमेटीज में आना होगा, अगर नहीं आएंगे तो उनकी स्टैंडिंग कमेटीज से उनको हटाया जा सकता है। इसको लेकर लोकसभा स्पीकर ने और राज्यसभा के चेयरमैन ने एडवाइजरी जारी की थी। दूसरा, अब संसद की स्थायी समिति के अंदर अगर कोई व्यक्ति एंटर करता है, साइन पहले होते हैं, कई बार बाद में होते हैं, कई बार जो मेंबर है वो आके बैठता है चेयर पर, उसके बाद रजिस्टर आता है और उसके बाद साइन होते हैं। अगर कोई मेंबर लेट हो गया या वहां कोई बात चल रही है मीटिंग शुरू होने से पहले, उसमें लेकर कोई बवाल हो गया या कोई किसी चीज को लेकर विवाद हो जाता है, उस पर बहस जारी है। अब मीटिंग नहीं हुई क्योंकि मेंबर नहीं थे, मेंबर आए नहीं आए, किसने रोक लिए, कौन आरोप लगा रहा है, उसका कोई प्रूफ नहीं है। अगर महुआ मोइत्रा के पास प्रूफ है कि पीयूष गोयल ने किसी व्यक्ति को रोक लिया या सुभाष चंद्रा जो इंडिपेंडेंट एमपी हैं उनको रोक लिया, तो वो आके बताएं, पत्र लिखें स्पीकर को या राज्यसभा के चेयरमैन को पत्र लिखें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ अभी तक। शशि थरूर को लेकर जो बात निशिकांत दुबे कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि पिछले साल जितनी चर्चाएं हुई हैं आईटी के अंदर, उन पर अभी तक कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई। दूसरा, निशिकांत दुबे का ये कहना है जो इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं, जो लिस्ट किए जाते हैं, वो डिस्कशंस में नहीं होते हैं, वो उठा के किसी और मुद्दे को ले आते हैं। तो उन्होंने उसकी शिकायत की है, रूल के तहत की है, नियम के तहत की है। अगर वो ठीक है तो स्पीकर उस पर शशि थरूर पे फैसला लेंगे, अगर नहीं है तो शशि थरूर उसके चेयरमैन रहेंगे। अब इस तरीके की स्टैंडिंग कमेटीज में बहुत बार होता है। मैंने कुछ देर पहले राजदीप को बताया अभी तक, पीएससी की 2G स्पेक्ट्रम को लेकर एक कमेटी थी जिसमें मुरली मनोहर जोशी चेयरमैन थे और वो एक रिपोर्ट 2G को लेकर सबमिट करने वाले थे। उस 2G स्पेक्ट्रम रिपोर्ट को लेकर बहुत बवाल हुआ था क्योंकि मुरली मनोहर जोशी ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री को भी बुलाऊंगा, हाजिर करूंगा, और तब उसमें स्पीकर को फैसला लेना था, नहीं हो पाया। कमेटी की रिपोर्ट सबमिट नहीं करने दी गई थी। सत्ता पक्ष यूपीए ने एक नया चेयरमैन चुन लिया था और सैफुद्दीन सोज को चेयरमैन बना दिया था। उन्होंने उस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया था। मुरली मनोहर जोशी ने अपनी रिपोर्ट को स्पीकर के पास भेजा था, मीरा कुमार के पास। मीरा कुमार ने उस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया था कि ये इसमें न किसी का डिसेंट है न कुछ है, आप पूरी रिपोर्ट लाइए। तो ये सारी प्रोसेस होते हैं। कई स्टैंडिंग कमेटीज की ऐसी हैं जिसमें आपको बताना होता है, लेकिन असंसदीय भाषाओं का प्रयोग करना किसी सांसद के प्रति बैठकों में या संसद के बाहर, ये ठीक नहीं है, व्यक्तिगत रूप से भी नहीं है। हिमांशु जी सॉरी मैं आपको टोक रहा हूं क्योंकि लल्लन टॉप में नहीं होता, लेकिन एक बात जानिए, यही मैंने राहुल जी को भी लास्ट टाइम कहा था, ये वाटर बाउंड्री कौन कहता है कि यूपीए जमाने में ये नहीं होता था? यूपीए जमाने में होता था। अब क्या हुआ है, ऑल ब्रेजन हो गया है कि आपको करना है आप करिए, फर्क इतना ही है। जब यूपीए में था ये कई चीजें होती थी, जो सत्ता पक्ष है वो स्टैंडिंग कमेटी प्रोसेस को फायदा उठाने की कोशिश करता है या पार्लियामेंट को एक तरह से अपने पावर का एक इंस्ट्रूमेंट समझता है। लेकिन ये गलत है। मैं बार बार कहता हूं, पार्लियामेंट इज पेड फॉर बाय टैक्स पेयर्स। हिमांशु जी, जो गलत हो रहा है वो गलत है। ऑफिसर नहीं आते हैं मीटिंग में, कहते नहीं हमारे किसी और टीवी चैनल की मीटिंग है इसलिए हम इस मीटिंग में नहीं आ सकते। क्यों? इसका मतलब है क्या? आज ये आईटी में हो रहा है, कल अलग में स्टैंडिंग कमिटीज में होगा। जो गलत है हमने गलत कहना चाहिए, ये नहीं एक सेकंड देखिए। एक तो समस्या ये है कि आप लोगों, मैं तो वही कह रहा हूँ हिमांशु एक सेकंड। समस्या ये है कि आप लोगों की टीवी डिबेट की आदत है। हमारा हिमांशु एक सेकंड, हम अपना डेसिबल भावुक हो, है ना, हम सब तो साथी हैं। मैं भावुक नहीं हूँ। अरे राजदीप जी बात तो सुन लीजिए महाराज। हिमांशु और मैं दोस्त हैं।
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी दोस्त हैं, महुआ मोइत्रा और निशिकांत दुबे भी दोस्त हैं, और ममता नहीं नहीं, वो दोस्त नहीं है। नहीं, और ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी भी भाई बहन है, वो ठीक है, वो हम बचा के रखे हैं ये चीजें। मैं ये कह रहा हूं, हम अपनी बात रखें और बात में डेसिबल का थोड़ा ख्याल रखें, और अपनी आप व्हाट अबाउटरी और जो भी तर्क कह रहे हैं, राजदीप जी ने अपनी बात कही, हिमांशु अब आपकी बात सुन लेते हैं, और फिर मैं संतों की तरह शांत बैठे राहुल श्रीवास्तव जी की तरफ चलूंगा। मेरा तो एक ही चीज, अब मैं इस पे अंत कर देता हूं सौरभ, कि संसदीय समिति को हमेशा छोटी पार्लियामेंट कहा जाता है, क्योंकि उसमें सभी पार्टियों का रिप्रेजेंटेशन होता है। वहां कोई सत्ता पक्ष नहीं होता, वहां कोई विपक्ष नहीं होता, वहां सभी सांसद मिलकर काम करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं और डिस्कशंस करते हैं। ऐसा बहुत बार देखने को मिला है स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर कि पार्टीज के खिलाफ जाकर भी सांसदों ने डिसेंट दिया है और अपनी राय को रखा है। तो इस तरीके का किसी चीज को लेकर अगर डिस्कशन है, होना चाहिए, ये आपस में बैठ के भी चर्चा की जा सकती है, और वो चर्चा होनी चाहिए। अगर उन्होंने उसके लिए शशि थरूर ने अगर कमेटीज के लिए जो मिनट्स निकलते हैं उसमें ये कहा था कि इस पर चर्चा होगी, पेगासस पर, तो चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सवाल बहुत से निशिकांत दुबे की तरफ से या सत्ता पक्ष के सांसदों के द्वारा उठाए गए हैं, उसके ऊपर अगर चर्चा हो तो सारी विषयों पर चर्चा हो। ये मुझे लगता है कि अगर कमेटीज है तो कमेटी के अंदर चर्चा होनी चाहिए थी, तब कोई चीज निकलकर क्लियर होगी। और मुझे लगता है अगली बार जब आईटी कमेटी की बैठक होगी तो बहुत शांत माहौल में होगी, इस पिछली कमेटी के माहौल की तरह तो नहीं होगी। राहुल श्रीवास्तव जी, ये बताइए कि जब देश की संसद चल रही है, संसद में एक इतना गंभीर आरोप लगा है संसद के बाहर पेगासस के मामले पर, सत्तारूढ़ दल को पेगासस पर चर्चा कराने में क्या समस्या है? और एक और चीज प्लीज क्लियर कीजिएगा, हमने ये सुना कि गवर्नमेंट ने कहा कि वो किसी रूल के तहत चर्चा नहीं करवाएंगे अगर बात हो भी जाती है तो ये रूल के तहत चर्चा होना और रूल के बाहर चर्चा होना, वो वाला भी एक बार प्लीज क्लियर कीजिएगा। सौरभ, मैं पहले निखिल की बात कर देता हूं। देखिए, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं निखिल, जिसके तहत एंड में वोटिंग होती है, और क्या है कि वो एक अटेम्प्ट होता है ऑपोजिशन के द्वारा कि एक सेंस ऑफ द हाउस बिल्ड कर दी जाए कि इस इशू पे सेंस ऑफ द हाउस क्या है, यानी मेजॉरिटी किसके साथ है। ऑपोजिशन की कोशिश रही है तमाम पिछले कई सालों में कि एक सेंस ऑफ द हाउस लेकर के ऐसा एक रेजोल्यूशन पास हो जाए हाउस में जो कि सरकार के खिलाफ हो, और सरकार वो ऐसी चीजों के लिए तैयार नहीं होती है। तो इसमें तमाम रूल हैं दोनों हाउसेज में, जिसमें वोटिंग एट द एंड ऑफ द डिबेट वोटिंग हो, विपक्ष वो चाहता है। तो साहब ऐसा है कि कोई सरकार इसके लिए तैयार नहीं होती है, ना कभी मनमोहन सिंह साहब सरकार तैयार हुए थे, ना उससे पहले लोग तैयार हुए, ना अभी तैयार होंगे। क्यों? क्योंकि साहब जो मेरी कमजोरी है मैं उस पर वोट क्यों करवाऊंगा। कहीं ऐसा है कि विपक्ष एक हो रहा है, एक हो गया, अप्पा लगा दिया तो बदनामी मेरी होगी कि देखो पार्लियामेंट पूरी मेरे खिलाफ हो गई है। तो बहरहाल वो कानूनी नजरिया है, इसलिए सरकारें किसी रूल के तहत डिबेट नहीं चाहती है। दूसरा, इस पे तो सरकार कह रही है कि साहब डिबेट नहीं जरूरी है क्योंकि ये मुद्दा ही मैन्युफैक्चर्ड है। तो जहां तक सवाल सौरभ आपने जो पूछा, मैं कई दशकों से पार्लियामेंट देख रहा हूं कि मुझे पार्लियामेंट करने में सबसे ज्यादा जो रास आता था वो ऐसा होता था कि वो मिनी पार्लियामेंट होती थी, उसमें सारी कड़वाहट बाहर रख दी जाती थी, अंदर जाकर के लोग एक दूसरे की बात सुनते थे। और साहब इन स्टैंडिंग कमेटी को लोग हल्के में लेते हैं। मैंने इस देश के सबसे पावरफुल और पैसे वाले लोग, रतन टाटा, अनिल अंबानी, इन लोगों को दरवाजे की चौखट में खड़े देखा है स्टैंडिंग कमेटी की पेशी के सामने। वो पावर है स्टैंडिंग कमेटी की कि वो सरकारों को, तमाम लोगों को पलट करके वो रोक सकती है। और स्टैंडिंग कमेटी की इस पावर का आप एक नमूना देखिए, और भाईचारे का, कि तमाम कड़वाहट थी एक समय पे मनमोहन सिंह कांग्रेस की और बीजेपी नरेंद्र मोदी के अंडर, लेकिन 19 जनवरी 2017 में एक स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हो रही थी फाइनेंस की, जिसके मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री सदस्य थे। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल थे। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल से एक सवाल दिग्विजय सिंह, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने पूछा कि कुछ बयानों के बारे में, एनपीएस के बारे में। तो उर्जित पटेल इससे पहले बोलते तो हाथ अपना रखा दिग्विजय सिंह के हाथ पे, मनमोहन सिंह ने
और उन्होंने कहा कि डॉक्टर उर्जित पटेल, यू डू नॉट नीड टू रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन। उन्होंने कहा आपको इस सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। दिग्विजय सिंह आरबीआई गवर्नर को घेर के भारत सरकार को घेरना चाहते थे। मनमोहन सिंह डिमोनेटाइजेशन पे था सर, राहुल जी, डिमोनेटाइजेशन पे जी, उन्होंने गरिमा की बात कही कि ये गरिमा नहीं है कि इस सवाल का जवाब दिया जाए, क्योंकि इससे तमाम आरबीआई की फंक्शनिंग पर सवाल उठेगा। और उन्होंने जवाब मत किया। उर्जित पटेल ने मनमोहन सिंह का शुक्रिया किया, कमेटी के चेयरमैन ने शुक्रिया किया। ये कमेटियां होती थी। देखिए, ये शशि थरूर साहब का जो कमेटी है, इसका ये किस्सा आज का नहीं है, कुछ साल पुराना हो चुका है। शिकायतें बीजेपी की, ये कड़वाहटें जो आज इतनी प्रखर दिख रही हैं, ये कुछ समय पहले ये होती थी। उनकी शिकायत ये थी कि साहब, जो एजेंडा कमेटी में तय होना चाहिए वो कमेटी में तय नहीं होता। एजेंडा जो पहले वेबसाइट पे आना चाहिए या इंफॉर्मेशन मेंबर्स को आनी चाहिए, वो नहीं आती, वो पहले ट्विटर पे या किसी प्रेस के बयान में आती है। ये पहली शिकायत थी बहुत सारे सांसदों की, और इसके अंदर सिर्फ बीजेपी के नहीं, कुछ और पार्टियों के भी सांसद थे। वो नाराज थे कि ये पहले डिक्लेयर हो जाती है। उसके बाद ये बात आनी शुरू हुई कि जिन एजेंडे पे डिस्कशन होकर के जो पॉइंट बनते हैं उनकी रिपोर्ट नहीं बनती है। उसके बाद जिन लोगों को बुलाया जाना है इस पे डिस्कशन नहीं होता है। एक तरह का कंप्लीट ब्रेकडाउन है इस कमेटी के अंदर। बेसिकली क्या हो रहा है कि सड़क की जो राजनीतिक रंजिशें हैं वो पहले पार्लियामेंट में पहुंच गई हैं, और अब वो खुल करके स्टैंडिंग कमेटी को भी तबाह करने पे आमादा है। अभी अगर इस मुद्दे को देखा जाए तो सिनेमेटोग्राफी एक्ट पे डिस्कशन था, बड़े बड़े लोग उसके लिए बुलाए गए थे, लेकिन उसमें एक तुर्रा ये भी था कि बीजेपी नहीं चाहती कि ये जो पेगासस का मामला है इस पे डिबेट हो। थरूर साहब ने बिना कमेटी के अंदर डिस्कस किए ये एजेंडा डिक्लेयर कर दिया, इस पे डिस्कशन होगा। बीजेपी वालों ने तय कर लिया कि इस पे बॉयकॉट कर देंगे। बॉयकॉट करके वो अंदर गए, लेकिन मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करके बाहर आ गए। अब मुद्दा आ गया है कि ऑफिशियल्स नहीं आए। ऑफिशियल्स ने पहले कन्वे कर दिया था। स्टैंडिंग कमेटी में कई बार यह भी हुआ है कि प्राइवेट एंटिटीज को बुलाया गया है, वो नहीं आए, उनके खिलाफ तो कोई कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग नहीं हुई। मैं कुल मिलाकर के ये कहूंगा कि अफसरान अगर नहीं आएंगे तो स्टैंडिंग कमेटी नहीं काम कर पाएगी, सांसद नहीं काम कर पाएंगे तो पार्लियामेंट्री पैनल भी काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक विमर्श की कमी है जो पार्लियामेंट में दिख रही है, कि जो अगर अध्यक्ष और सरकार जिनका काम है हाउस को चलाना, उनको विपक्ष से बात करनी होगी, उसी तरह से चेयरमैन को भी सबके साथ बैठ के स्टैंडिंग कमेटी को चलाना होगा। ये ब्रेकडाउन सफेदी की तरह से है, ये फैलेगा। ये अभी यहां हुआ है, ये दूसरी कमेटी में भी शुरू हो जाएगा। तब कहेंगे कि पार्लियामेंट का टोटल फंक्शनिंग जो है ध्वस्त हो जाएगा। हाँ, मुझे इसी चीज में मुझे लग रहा था आप बता ही देंगे। एक छोटा कमेंट हमको चाहिए था सर, कि और राहुल जी के लिए ये प्रश्न, ये जैसे हमारे जैसे जो लोग हैं जो थोड़ा कम समझते हैं पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को, अभी उनको सुन करके क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट ने यहाँ रोक लिया, सदन के अंदर वो चर्चा नहीं होने देंगे क्योंकि उनके पास दोनों जगह नंबर्स हैं, लेकिन वो कमेटी में कमेटी से उनको डर है क्योंकि वहां से ऐसी कोई रिपोर्ट निकल आएगी जिससे सरकार ही दग जाएगी। क्या इस तरह से कमेटीज कभी बिहेव या फंक्शन करती हैं कि उनकी कोई रिपोर्ट आकर के कोई बहुत ही एक्सप्लोसिव रिजल्ट दे दे? देखिए, स्टैंडिंग कमेटीज ने कई बार सरकार के तमाम कामों की भर्त्सना की है, ऐसा नहीं है। क्या है कि स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को लोग पढ़ते नहीं है, और स्टैंडिंग कमेटी ने अभी हाल में ही अगर हेल्थ की देख लें तो स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ जो कि रामगोपाल यादव जी द्वारा लीड की जाती है, उसने बहुत सारी खामियां निकाली थी सरकारी महकमों की। यहां तक ये तक कह दिया था कि ऐसे साल में जब इस देश में पैंडेमिक फैला हुआ है, उस समय में आईसीएमआर जैसा संस्थान जो है, एक तो हेल्थ मिनिस्ट्री उसको फंड कम दे रही है, ऊपर से आईसीएमआर जैसा संस्थान करीब अपना 30% फंड का इस्तेमाल ही नहीं करता है। स्टैंडिंग कमेटियां काम बहुत बढ़िया करती हैं, उस पर बहुत ज्यादा लोग तवज्जो नहीं देते हैं। वो सरकार के पास भी जाती है, सरकार उसको थोड़ा मोड़ा करके, किसी ना करके, लीपापोती करके उस पर काम करती है। लेकिन परेशानी यह है कि स्टैंडिंग कमेटी पे दो तरह का हमला हो रहा है। एक हो रहा है कि जो चीजें अमूमन 90% स्टैंडिंग कमेटी और पार्लियामेंट्री कमेटी पे जाती थी, अब वो नहीं जाती। आज की तारीख में आप देखिए कि लैंड एक्विजिशन बिल जो था वो डिबेट हुआ, बहुत फजीहत हुई, उसके बाद जाके वो एक सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया। अब किसान बिल का मामला है, उसमें यही कहा जा रहा था कि साहब सेलेक्ट कमेटी को भेज दीजिए, बातचीत हो जाएगी। सरकार कहीं ना कहीं इन मुद्दों पे
कहीं ना कहीं जाके कमिटीज की आंसरेबिलिटी अपनी कम कर रही है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता भी स्टैंडिंग कमेटी का सरकार को टारगेट बनाने की भी कोशिश में लग गए हैं। और ये दोनों तरफ से वो स्टैंडिंग कमेटी को स्क्रूटनी का इश्यू बनना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी का, लेकिन पॉलिटिकल टारगेटिंग जहां बनने लग जाएगी वहां स्टैंडिंग कमेटी भी कमजोर होगी। तो मैं ये कहूंगा कि इस हमाम में सबने बराबर के कपड़े पहन रखे हैं, ये सब मिलकर के एक प्रथा है डेमोक्रेटिक, एक इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट, और स्टैंडिंग कमेटी है जो कि मिनी पार्लियामेंट है, उसको रेजा रेजा तबाह करने में जुटे हुए हैं। ये गलत है सर। आपका क्वेश्चन है, आप गलत है, मेरा ये कहना है। नहीं, हार्ड फैक्ट जानिए। अब 11%, केवल 11% बिल्स रहे हैं पिछले 2-3 सालों में जो स्क्रूटनी के थ्रू गए हैं। फार्म लॉ तो एक ही उदाहरण है। ये बड़े बड़े बिल्स जो थे वो सिलेक्ट कमेटी को जाते थे, अब वो जाते भी नहीं है। आप वो वॉइस वोट से पास करते हैं, या आधार जैसा बिल आप मनी बिल बना के राज्यसभा में पास करते हैं, क्योंकि तब आपको मालूम था कि राज्यसभा में आपकी मेजॉरिटी नहीं थी। ये हकीकत है। आपने लगातार पार्लियामेंट के संस्थाओं को कमजोर किया, ये सालों से हो रहा है, लेकिन अब एक ऐसे लेवल पर आ गया है। हर चीज में यही बात मैं दोहराना चाहता हूं कि अब एक ब्रेजननेस आ गई है। पहले नहीं होता था ये बात, मैं इनकार नहीं करता। तेलंगाना का बिल, जब स्टेटहुड का बिल हुआ, आपको मालूम है क्या हुआ था? बत्तियां बुझा दी गई थी, उस अंधेरे में सब कुछ हो गया और एक नया राज्य इस देश में आ जाता है उस ऐसे माहौल में। अब ये हुआ है यूपीए के जमाने में। लेकिन अगर हम हर चीज को कहेंगे कि ये हमाम में सब लोगों ने उसका फायदा उठाया, ये गलत है। क्योंकि मुझे लगता है हमारी संस्थाएं कमजोर होती है जब किसी बिल को आप स्क्रूटनाइज नहीं करते हैं। और 11% अगर ये नंबर सही है तो ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि कई बिल्स जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और आप उससे वॉइस वोट से पास करवाते हैं या दिन में पास करवाते हैं। दिस व्हाटअबाउटरी मस्ट स्टॉप। ये बहुत हो चुकी, क्योंकि नाउ इट हैज बिकम एन एक्सक्यूज टू अलाउ ब्रेजन सबवर्जन ऑफ डेमोक्रेसी। दैट इज द रियलिटी। पार्लियामेंट इज द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। आप ब्रिटेन में देखिए किस तरह से पार्लियामेंट चलता है। वी आर नाउ, और आई एम सॉरी टू से दिस, ये कई राज्यों में भी हो रहा है। कई राज्यों में वहां असेंबली 2 दिन के लिए बैठती है, 1 दिन के लिए टोकन सेशन हो जाता है, 3 दिन के लिए। ये कब तक चलेगा? वाई आर दे एमएलएस और एमपीज? और एक एमएलए ने बड़ी अच्छी बात कही, ही सेड आई एम नॉट वोटेड एनी मोर। मैंने उनको जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह का उदाहरण दिया, एक एमपी को, कि किस तरह से तब भाषण हुआ करते थे। ही सेड आज की तारीख में मुझे भाषण पर वोट नहीं मिलते। आई गेट वोट फॉर द वर्क आई डू इन माई कंस्टिट्यूंसी, नॉट टू गिव स्पीचेस इन पार्लियामेंट। तो एमपी को भी लगता है कि भाषण देने से मैं उन सांसद जी की इस टिप्पणी से पूरी तरह सहमत नहीं हूं कि भाई देखिए, ऐसा है ना कि मुरली मनोहर जोशी ने एक दफा कानपुर में, जब वो कानपुर के सांसद थे 2014 से 19, उन्होंने कहा था कि भाई आप खड़ंजे और नाली के लिए सांसद नहीं चुनते, उसके लिए तो नगर पालिका है, ग्राम पंचायत है, सब कुछ है। आपका नुमाइंदा देश के जब कानून बन रहे हैं तो उन कानूनों के बनने की प्रक्रिया में किस तरह का हस्तक्षेप कर रहा है। राजदीप जी, आई विल कम टू यू। one minute, because this is important. Please appreciate the biggest subversion that has taken place. MP lads 5 करोड़ हर एमपी को मिलते हैं। अचानक मोदी सरकार ने कोविड को लेकर कहा कि अगले 2 साल को आपको नहीं मिलेगा। आप जानते हैं एमपीज में कितना रोष है, कितना गुस्सा है, क्योंकि उन पैसे से वो कुछ कर सकते थे अपने कंस्टिट्यूंसी के। आप कह रहे हैं मुरली मनोहर जोशी की बात, लेकिन हर एमपी अपने आप को समझता है आज मैं काउंसलर बन गया हूं। कोई कहता है यार मेरी स्कूल की बिल्डिंग टूट गई बरसात में, उसको कर दो। यही चीजों पर एमपीज पर राजदीप जी, मैं आपके इस तर्क से कतई सहमत। मेरा ये कहना है 5 करोड़ में उस 5, अरे आप 5 करोड़ कह रहे हैं, मैं 50 करोड़। इतना बड़ा संसदीय क्षेत्र होता है, कोई भी बड़ी विकास की योजना उस 50 करोड़ में नहीं हो सकती। सांसदों का काम देश में जो कानून बन रहे हैं उन पर बहस करना है। हमारी चिंता ये होनी चाहिए कि पार्टी विप के चक्कर में कोई कुछ बोले ही ना, सब लोग एक लाइन तो करें। ये देखिए, ऐसा है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों की, केंद्र राज्य सरकारों की बड़ी-बड़ी स्कीमें आती हैं। एमपी का काम उनकी मॉनिटरिंग और वो सब करना है। और ये भी आपको पता है कि एमपी लेड में कैसा काम होता है और किस तरीके से, जो मैं ममता बनर्जी के संदर्भ में शब्द इस्तेमाल किया था कि उसकी बाद में
उस पर किस तरह के इल्जाम लगते हैं, सब हमारे सामने। मैं देखिए ऐसा समय की कमी है, मैं आपके पास राजदीप जी आऊंगा। जी राहुल जी। सर मैं एक पॉइंट राजदीप का कहना चाहूंगा। राजदीप ना बार बार ये वॉट अबाउटरी जो करते हैं ना, मैं इनको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो क्या है कि किसी गलत रवायत को शुरू करने से पहले सदी के हाथ कांपने चाहिए। आपने जॉर्ज फर्नांडिस को महीनों बहिष्कार किया। कभी कांग्रेस ने सोचा था कि जब वो प्रथा शुरू कर रहे थे तो 2010 के विंटर सेशन में पूरा सेशन बीजेपी ब्लॉक कर देगी। I can go back to 1989 when George अरे एक एक करके बोलिए भाई, कैसे आप लोग कि क्या अपनी वरिष्ठता का तो सम्मान करिए खुद। राजदीप, द पॉइंट आई एम मेकिंग इज क्या है कि रवायतें शुरू होती हैं तो मैं सुधारने वाला नहीं हूं, ये गलत है ये मैं कह सकता हूं, लेकिन सुधार तो इन्हीं लोगों को करना है ना। तो ये कहना कि आज ये गलत है, प्रॉब्लम उसमें यही है कि उस दिन मुझे निखिल ने एक बात कही थी मीडिया के लिए भी कि मीडिया ऐसा करा है। देखिए साहब, ऐसा है कि मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराये शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिश गुल का है कि वो कमन को जला न दे। क्या है साहब, हम ऐसा है कि हम दूसरे को कहते हैं कि आज सुधर जाओ, लेकिन भाई आज क्या कांग्रेस सोच रही है या बीजेपी सोच रही है कि पेगासस में हम बहस नहीं करा रहे, कल इसका असर क्या होगा? तो सबको कहीं ना कहीं अपने हाथ बांध के रखने बहुत कांपने चाहिए कि फ्यूचर क्या लाएगा हमारे। अरे राहुल भाई, आपने जॉर्ज फर्नांडिस की बात की। जॉर्ज फर्नांडिस उन नेताओं में थे जो राजीव गांधी के यू हैड बॉयकॉटेड सेशन आफ्टर सेशन ऑन बोफोर्स। ये कब तक चलेगा? मेरा ये कहना है इस देश में इमरजेंसी भी हुई, इंदिरा गांधी ने तो पूरे पार्लियामेंट को एक तरह से सबवर्ट कर दिया था। शुड वी गो बैक टू दैट? वी आर इन 2021। आई एग्री विद सौरभ, हमारे जो एमपीज हैं उन्होंने एक तरह से देश के कानून पर गंभीरता पर सोच विचार करके पॉलिसीज बनाने चाहिए। एक जमाने में प्राइवेट मेंबर्स बिल को बड़े सीरियसली लिया जाता था, कई सदस्य आते थे बड़े गंभीरता से, फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन वो प्राइवेट मेंबर्स बिल रख के उसको एक तरह से एक बहस का मुद्दा बनाते थे। कहां होता ये सब? 50 साल जब पार्लियामेंट हुआ था, ये कहा गया था कि क्वेश्चन आवर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। पिछले 24 साल में क्या हुआ है? अरुण जेटली ने जब एक पूरा संसद का सेशन खत्म हो गया था तब क्या कहा था? समटाइम्स ऑब्स्ट्रक्शन इज नेसेसरी, डिसरप्शन इज अ टैक्टिक, इज अ पार्लियामेंट्री टैक्टिक दैट इज नीडेड टू बेनिफिट पीपल। अब यही तो है ना, हम कहां तक इतिहास में कहां तक जाएंगे मेरे दोस्त राहुल भाई? हम जॉर्ज फर्नांडिस की 2002 की बात करेंगे या जॉर्ज फर्नांडिस की 1980 की बात? समय की कमी है राजदीप जी, मैं आखिरी संस्था की बात करें, हम संस्था की, व्यक्ति की ना। राजदीप जी मैं अरे मेरे भाई क्या हो गया आपको? एक बात बताओ, आपके टीवी शो में कोई कॉलमिस्ट जो आपके कमेंटेटर आते हैं, विंडो में अलग अलग नजर आते हैं, वो ऐसे ही अगर खुचर पेच करते रहेंगे तो आप तो बुलाओगे नहीं उनको, हैं? आप सुन नहीं रहे हैं। आप जिन सांसदों की बात कर रहे हैं वो कभी चेयर की नहीं सुनते, तो आप कहते हैं ये कैसा अनरूली बिहेवियर है, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं, मैं चेयर पे बैठा हूं यहाँ। I'm not being unruly. I'm sorry. I apologize. I'll come to you. I'm sorry. Don't apologize. I am saying I'll come to you. I'll come to you for last comment. Please. Thank you. Your concerns. I accept your concerns. देखिए, मसला ये है कि कोई अगर आपकी और राहुल श्रीवास्तव जी की बहस की पहली लेयर को देखेगा तो उनको यही लगेगा कि अरे यार ये तो आपस में झगड़ रहे एक दूसरे की। सुन तो लीजिए, अरे सुनो तो गुरु, सुनते ही नहीं हो। अच्छा बताइए। सॉरी, दुश्मनी भी बहुत पुराने दोस्तों में ही होती है। अरे मेरी जान, दुश्मनी नहीं है, कोई दुश्मनी है भी नहीं, बिल्कुल दुश्मनी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, लेकिन अगर हम ठहर के आप दोनों की बात को सुनेंगे और गुनेंगे तो आप दोनों ही एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या बात है वो? कोई प्रॉब्लम अगर आज की तारीख में आ रही है तो उसके गुण दोष का विवेचन हो, उसको इसलिए स्वीकार ना कर लिया जाए कि वो पहले भी हुआ है। ये राजदीप कह रहे हैं और राहुल ये कह रहे हैं कि जब भी इस गुण दोष का विवेचन हो तो इतिहास के सबकों को भी याद रखा जाए कि ये जो लोग होलियर देन दाऊ बन रहे हैं, जब इनके ऊपर स्पॉटलाइट थी तब कैसा था। आप दोनों ही लोग ये चाहते हैं ना कि इस देश का लोकतंत्र परिपक्व हो, इस देश की संसद में खुलकर बहस हो, इस देश में ट्रांसपेरेंसी हो और इस देश की जनता को, इस देश की मीडिया इस तरीके से एजुकेट करे
कि वो इन सारे लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस में खूब दिलचस्पी ले, चाहे वो प्राइवेट मेंबर बिल हो, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी की बात हो या दूसरी चीजें हो। हिमांशु जी, मैं आपके पास आ रहा हूं आखिरी टिप्पणी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल को संबोधित किया, विपक्ष पर इल्जाम लगाए। संसद का सत्र जिस तरह से चल रहा है उसको लेकर बीजेपी की रणनीति क्या है? क्योंकि बहुत ही सपाट लहजे में कहूं तो पूरा का पूरा मॉनसून सत्र धुलता नजर आ रहा है। कई महत्वपूर्ण बिल ध्वनिमत शोर शराबे के बीच पास हो रहे हैं और ना तो मीडिया, जिसमें लल्लन टॉप भी इंक्लूडेड है, उन पर उतना ध्यान दे पा रहा है जितना देना चाहिए। कई दफा कह दिया जाता है हाँ साहब, कोकोनट पर एक बिल पास हो गया, जस्टिस जुवेनाइल जस्टिस पर एक बिल पास हो गया, इसमें ये है वो। इनकी बारीकियां हैं भाई। देश की संसद बैठी है, विधायिका बैठी है, विधान बन रही है, उस विधान पर एक एक शब्द पर घंटों बहस होनी चाहिए, लेकिन शब्द बोले नहीं जा रहे हैं, बिल धड़ाधड़ पास हो रहे हैं, सब एक दूसरे पर लानत मलानत कर रहे हैं। हिमांशु जी, आपकी सत्ता पक्ष की रणनीति पर नेता नगरी के आज के एपिसोड की आखिरी टिप्पणी। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, सत्ता पक्ष पूरी तरीके से चाहता है कि विपक्ष को जो है वो एक्सपोज कर दिया जाए, क्योंकि वो डिस्कशन नहीं होने दे रहा। सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि चर्चा होनी चाहिए, विपक्ष भी कहता है चर्चा हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई पेच है। क्योंकि जो बात राहुल जी ने कही कि विपक्ष चाहता है कि रूल के तहत डिस्कशन हो, 184 में हो या 193 में। 184 में होगा तो वो डिवीजन होगा तो क्लियर हो जाएगा कि कौन किस तरफ है, और एक समझ आएगा कि सरकार और सत्ता पक्ष में मुद्दे को लेकर कितनी मत भिन्नताएं हैं और कितने लोग किस तरफ है। लेकिन अगर वो 193 पे होगा तो उसमें मंत्री का रिप्लाई होगा, और रिप्लाई के एवज में जो सवाल होंगे उसके जवाब फिर से होंगे। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अश्विनी वैष्णव ने दोनों हाउसेस में अपना स्टेटमेंट दे दिया है, अब आप डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन उसको चाहे कॉलिंग अटेंशन में कीजिए या शॉर्ट ड्यूरेशन में, मंत्री का रिप्लाई नहीं होगा। अब क्योंकि बीजेपी को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि पेगासस का इशू बहुत बड़ा नहीं है, और बीजेपी की एक अच्छी रणनीति ये है, जो बात ना राजदीप उठा रहे हैं ना अपोजिशन पार्टीज उठा रही हैं, महंगाई को लेकर चर्चा नहीं हो रही, जो बीजेपी को सबसे ज्यादा डेंट कर सकती है। पेट्रोल की कीमत को लेकर नहीं हो रही है, किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही है। ये ऐसे इशू हैं। बीजेपी को अब ये एक अच्छी चीज मिल गई है, पेगासस को लेके जाइए, जासूसी को लेकर के जासूसी कराते हैं वो। तो कोई भी अगर समझदार मतलब जितने लोग राजनीति को देखते हैं, समझते हैं, वो जानते हैं कि हर सरकार में इस तरीके के आरोप लगते हैं। राहुल जी ने ये बात पहले भी कही थी कि प्रणब मुखर्जी के दफ्तर से ये कहा गया था कि उनकी जासूसी कराई जा रही है। उसके बाद दोनों मंत्रियों ने आके अपने अपने बयान दिए थे और कहा था कोई चिंगम चिपका के चला गया। ये हर सरकार पर आरोप आज से नहीं, पिछले कई दशकों से लगते रहे हैं। सरकार को ये मालूम है ये मुद्दा बहुत ज्यादा जो है उन पर डेंट नहीं कर सकता, और संसद नहीं चलने के मुद्दे को लेकर वो जनता के बीच में जाएं और बताएं कि विपक्ष क्यों नहीं चलने देना चाहता है। विपक्ष जो है उनसे जुड़े हुए बिलों को पास नहीं करने देना चाहता था, हमने फिर भी उन बिलों को पास कराया। अब आप देखिए 6 ऑर्डिनेंस थे, 6 में से 4 ऑर्डिनेंस लोकसभा में हो गए हैं, 3 राज्यसभा में पास हो चुके हैं, हो हल्ले में हुए हैं, वॉइस वोट में हुए हैं। मैं एक चीज बता देता हूं सौरभ जी, अगर कोई व्यक्ति इस हो हल्ले हंगामे में भी अपनी सीट पर डिवीजन नंबर पर जाकर ये कह सकता है कि मैं डिवीजन चाहता हूं, तो डिवीजन होगा और हंगामे को रोकना पड़ता। लेकिन ना विपक्ष चाहता था ना सरकार चाहती थी। अगर विपक्ष का कोई भी सांसद, एक व्यक्ति जाकर अपनी सीट पर अपने डिवीजन नंबर पर जाकर बैठ के ये कहता चेयर को कि मैं डिवीजन चाहता हूं इस बिल के इस क्लॉज पर, तो डिवीजन होता। लेकिन कोई नहीं चाहता, सब चर्चा करने की किसी की इच्छा नहीं है, सब चाहते हैं वो स्कोर करे पॉलिटिकली और अपने अपने मुद्दों को लेकर जाएं। विपक्ष बटा हुआ था, अलग अलग मुद्दे उठा रहा था। पिछले 3 दिनों पहले ये कोशिश की गई विपक्ष की तरफ से कि एक ही आवाज जो है विपक्ष की तरफ से आए, और कांग्रेस की तरफ से नेतृत्व किया गया। राहुल गांधी ने ये कहा कि पेगासस को लेकर हम सब चाहते हैं चर्चा। पेगासस सबसे बड़ा इशू हो गया है बीजेपी के लिए। यही प्लस पॉइंट है कि पेगासस सबसे बड़ा इशू है। वहां
जो है किसान नहीं है, वहां महंगाई नहीं है, वहां अन्य मुद्दे गौण हो गए हैं। अगर कुछ है तो सिर्फ पेगासस है, और ये बीजेपी को शायद सूट करता है, और इसीलिए वो जाकर ये कह रहे हैं कि हम एक्सपोज करें, आप जनता के बीच जाइए 15 अगस्त के बाद और एक्सपोज करते रहिए। अगर मेरी याददाश्त सही गवाही दे रही है तो बीते दिन न्यूज रूम में चर्चा के दौरान राजदीप सरदेसाई जी भी कुछ इसी आशय की बात कर रहे थे। राजदीप जी, आपका आज के नेता नगरी का आखिरी कमेंट। 3 छोटी बातें। एक तो मैं हिमांशु से मानता हूं कि महंगाई पर डिबेट होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि कोविड मैनेजमेंट पर डिबेट होनी चाहिए, पूरे इकोनॉमी पर डिबेट होनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा देश के सामने हमारी आर्थिक स्थिति है, नौकरियां, ये वो, इन पर डिबेट होना चाहिए। लेकिन हर सेशन में कुछ प्राथमिकताएं होती है, कुछ टैक्टिक्स होती है, जिसमें मुझे लगता है कि हमने देखा है कि विपक्ष और सरकार के बीच में कोई डायलॉग हो नहीं रहा है, कोई ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई जाती है, सबको सूट होता है, ये बात शायद सही है। लेकिन मैं बस आखिर में ये कहूंगा, मैं इतना इमोशनल क्यों हो गया। मैं 94 में मुंबई से आया। मैं मुंबई से क्यों आया? क्योंकि मैं पार्लियामेंट कवर करना चाहता था। मैं आया था यहाँ, मुझे लगता है 93 में एक बार, जब कपिल सिब्बल ने जस्टिस रामास्वामी की इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग हो रही थी, मुझे मुंबई से भेजा गया उसे कवर करने, टाइम्स ऑफ इंडिया में था। और मैंने देखा जिस तरह से संसद चल रहा था, जॉर्ज फर्नांडिस, मैं बार बार उनका नाम ले रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी, बड़े बड़े नाम थे, जिस तरह से वो अपने तर्क रखते थे, सोमनाथ चैटर्जी, और मैं बिल्कुल, मुझे लगा यार मुझे ये सब कवर करना है। आज मैं देखता हूं, और इतिहास की बात मेरे दोस्त राहुल कह रहे थे, हम इतिहास पे जा सकते हैं। मैं देख रहा था नेहरू जी और वाजपेयी जी यंग एमपी थे, लेकिन नेहरू जी आते थे, बैठते थे, क्योंकि वो वाजपेयी जी को सुनना चाहते थे। ऐसे भी मुद्दों पर जहां वाजपेयी जी नेहरू जी को की बहुत ही एक तरह से क्रिटिसाइज करते थे, चीन के मुद्दे को लेके, देखिए वाजपेयी जी की बड़ी स्पीच हुई थी। कहां गया वो सपना? मैं आज 56 साल का हो गया हूं, 27 साल मेरे दिल्ली में हो गए। पहली बार मैं डिप्रेस्ड इतना हूं कि पार्लियामेंट जिसे मैं कवर करने आया था, वो क्या हो गया? वो पार्लियामेंट कहां है? वो उस तरह की बहसें जो हम सुन सके, जिससे हमारी जानकारी बढ़ सके। कहां है वो बिल्स जिस पर चर्चा वाकई होती है, जिस तरह से होनी चाहिए? अब आप कहेंगे कि आप बड़े एक तरह से भावुक हो रहे हैं, अभी 2021 में, इतने सालों में जब हो रहा था तो क्या है? हाँ, ये बात सही है, ये लगातार गिरावट है मेरे दोस्त, और ये ऐसी स्थिति पर आ गई है कि देयर इज नो इंस्टीट्यूशनल स्क्रूटनी, संस्था जो है वो कमजोर हो गई है। बिल्कुल सही हिमांशु ने कहा, हमें बहस करनी चाहिए महंगाई पर, इकोनॉमी पर, क्या रोड अहेड है, लेकिन कहां होगा जब इतना ध्रुवीकरण हर चीज को हो गया है? तो आई डोंट थिंक द पार्लियामेंट विल बी एबल टू डिबेट इन अ मैनर इन विच कुछ निकलेगा उससे, वाकई जनता को पता चलेगा कि क्या हो रहा है इस देश में। ये जो गैप बन गया है संसद और देश के बीच, दिस सपोज्ड टू बी द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स माय फ्रेंड, इट इज नॉट एनी मोर द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। आई एम सॉरी टू से दैट इट हैज बिकम इन अ वे two power structures that are frankly only the government dominating the discussion। हर सेशन के पहले मोदी जी आते हैं और कहते हैं हर विषय पर हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं। एंड में क्या होता है? एंड में इसी तरह से टकराव हो रहा है, एंड दैट इज डिसअपॉइंटिंग, एंड आई होप दैट विल चेंज। दैट इज माय आई होप इंस्टीट्यूशंस विल चेंज, इट इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल। और एक आखिरी बात, क्योंकि आपने शशि थरूर का जिक्र किया, उनके एक अंग्रेजी में एक लाइन थी, आज की तारीख में वेयर यू स्टैंड डिपेंड्स ऑन वेयर यू सिट, यानी आप किसी मुद्दे पर कहां खड़े रहते हैं, ये इस बात पर तय है कि आप विपक्ष में है या सरकार में है। जब आप विपक्ष में होते हैं आप एक चीज कहते हैं, जब आप सरकार में आते हैं वही उलट कहते हैं। जो अरुण जेटली विपक्ष में थे वो कहते थे डिस्क्रप्शन बिल्कुल सही है, आप सरकार में आते हैं और कहते हैं कि ये ऑब्स्ट्रक्शन कर रही है विपक्ष। ये हमारे देश की हकीकत है मेरे दोस्त, मैं इस पर ही बात करना चाहता था। सॉरी फॉर गेटिंग इमोशनल, आई एम नॉट अ टीवी पैनलिस्ट, ना मैं बनना चाहता हूं। राहुल श्रीवास्तव जी, आपकी आखिरी टिप्पणी। देखिए सौरभ, पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी में डिसरप्शन ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी बन गया है और सरकारों की भी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन रहा है। ये सबसे खतरनाक चीज है। मैं वही कह रहा हूं कि एक अनस्टेटेड एग्रीमेंट बन गया है कि तुम डिसरप्ट करो, डिसरप्शन से तुम अपना फायदा लो, डिसरप्शन से हमें फायदा होगा। बड़े मुद्दों पर बहस नहीं होगी। गांव में जाकर के आप किसी गरीब गुरबा को बोलेंगे
कि भैया हमारा फोन टैप हो रहा, तो यार किसका क्या समझ आएगा। बात यह है कि इस समय सरकार को बड़े डर हैं, कोविड जैसा जो मिसहैंडलिंग हुआ कि उसमें जाने गई, सरकार बिल्कुल घुटने पे खड़ी थी, पूरा तंत्र बैठा था, उस पर डिबेट नहीं है, उस पर सरकार पिट सकती है। सरकार को फायदा है कि उस पर पिटने की जगह वो ये विपक्ष की मार झेल ले, बैकडोर से बिल निकाल ले, काम हो जाए। लेकिन राजदीप की तरह से मैं थोड़ा सा नाउम्मीद कहूंगा, मैं कहूंगा कि उठेंगे एक बार अभी दिल के बलबले, माना कि दब गए हैं जिंदगी से हम। अरे वाह, फिर सुबह होगी, फिर सुबह होगी। आप लोगों की उम्र हुई है पर अभी इतनी भी नहीं हुई है, और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस फिल्म का मैं जिक्र करने जा रहा हूं तब तो आप लोगों की जवानी एकदम शोला और शबनम वाले दौर में रही होगी, ठट्टा मारती होगी। कुछ कुछ होता है करके फिल्म आई थी, करण जौहर की डेब्यू फिल्म, उसका एक चीकी सा डायलॉग था जो हमारे नॉस्टैल्जिया का हिस्सा है कि राहुल और अंजलि का फिर झगड़ा हो गया। अब उसी हिसाब से राहुल और राजदीप का फिर झगड़ा हो गया टाइप की हेडिंग लगवाऊंगा मैं, फिर मत कहिएगा कि ये वीडियो के अरे thumbnail साहब क्या ऐसा लगवा ना रहे हो। करिए, झगड़ा बराबरी में होता है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। नहीं, आप करण जौहर को कह दीजिए, आपके बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, या अनुराग कश्यप को, कि राहुल और मुझे एक पिक्चर में काम दे दे। वी आर रेडी टू डू इट। अनुराग कश्यप को फिल्म राजदीप, पहले ही सीन में आप दोनों का कत्ल हो जाएगा। एक्टिंग का प्रोफेशन चुन लिया। और ये राहुल श्रीवास्तव जी ने जो फकीरी दिखाई है ना, ये कह के भाई मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। नहीं, राजदीप के मुकाबले आप राजदीप को मेरे बराबर मत खड़ा करिए, ये हिमाकत होगी आपकी तरफ से। नहीं, ये छोटे और बड़े का मतलब आज आप बता दीजिए, क्या मतलब है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी बॉस? क्या है यार? सौरभ, प्रोग्राम 4 घंटे का नहीं हो सकता, छोड़ दीजिए। चलिए यार से छेड़ चली जाए असत, ये मुखामुखम चलता रहेगा, संवाद का ये सिलसिला चलता रहेगा। आप तीनों मेहमान अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर हम तक आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजदीप सरदेसाई, राहुल श्रीवास्तव और हिमांशु, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नेता नगरी के इस सत्र में बात होगी टीएमसी की सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे की। बंगाल के परगने में क्या होता है, दिल्ली के दरबारों की इसमें हमेशा से दिलचस्पी रही है। इन दिलचस्पियों के बारे में बात करेंगे। कौन सी सियासी आहटें हैं, क्या मतलब है ममता बनर्जी के दिल्ली आने का, अलग अलग नेताओं से मिलने का, कुछ शिष्टाचारवश की गई मुलाकातों का, कुछ रणनीतिक मुलाकातों का, कुछ बयानों का, कुछ मांगों का, कुछ इल्जामों का। इस पर विस्तार से बात करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ कई विद्वान जुड़े हैं। आइए आपका परिचय करवा देते हैं। पहले विद्वान हमारे साथ हैं प्रोफेसर विश्वनाथ चक्रवर्ती जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा लग रहा है बहुत दिनों बाद बंगाल से लाल रंग देखकर। अब इस पे 10-20 कमेंट इसी पे आ जाएंगे कि सौरभ द्विवेदी को लाल ही रंग पसंद आता है। चलिए अगले मेहमान की तरफ करते हैं। देश की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के अंतापुर की गाथाएं जानने वाले और उन गाथाओं से जो बहिर्मुख निकलते हैं, जो बयान निकलते हैं, कभी संसदीय सौध में और कभी पार्टी के गलियारों में, उसकी खबर हम नेता नगरी के दर्शकों को देने वाले हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। इसके अलावा हमारे दो मेहमान, इनको अब दरअसल मेहमान कहा जाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे प्रिंटिंग प्रेस वाले किसी भी न्योते में ऊपर गणेश जी की तस्वीर और वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा पहले से ही छपवा के रखते हैं, नीचे आयुष्मान और सौभाग्यकांक्षियों का नाम बदलता जाता है, वैसे ही ये दो मेरे लिए बहुत ये खुशी की बात है कि लगभग स्थायी भाव से हो चुके दो नौनिहाल नौजवान पत्रकार राहुल श्रीवास्तव और राजदीप सरदेसाई, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका नेता नगरी में। बहुत बहुत शुक्रिया। ये राजदीप जी ने आज शुक्रिया नहीं उछाला, म्यूट है शायद। म्यूट है? राजदीप जी को कौन म्यूट कर पाया है आज तक? हाँ नहीं यार, मैं आ गया, मैं म्यूट था। मैंने कहा मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि आपने राहुल और मुझे और हिमांशु को विद्वान आज कहा। विद्वान मेरे सब विद्वान दोस्त, या केवल प्रोफेसर चक्रवर्ती विद्वान है, पत्रकार विद्वान नहीं होते। देखिए, मुंडे मुंडे मते भिन्ना, मेरी आप लोगों के द्वारा प्रकट की गई राय से, आप लोगों के द्वारा लिए गए स्टैंड से मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन इस बात को सार्वजनिक रूप से
और व्यक्तिगत रूप से भी स्वीकारने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि आप सब लोग अनुभवी हैं और आप सब लोग विद्वान भी हैं, और उसके सार्वजनिक स्वीकार में क्या शंका। चलिए, वेरी गुड। नहीं राजदीप जी अब आप बारात के फूफा की तरह हो गए कि देखो हम गणमान्य तो है, लेकिन पहले हमको माला पहनाओ, टीका करवाओ, शॉल उड़ाओ, तब हम मानेंगे कि हम वरिष्ठ हैं। नहीं, हमारे देश में क्या होता है कि आपके बाल जब पक जाते हैं आपको वरिष्ठ कहा जाता है, विद्वान कहा जाता है। अब ये आप जवान हैं इसलिए आप कुछ भी कह सकते हैं, हमें मानना पड़ता है। रंग कैसा लगा? ये चंदन का रंग है, चंदन का रंग पवित्र होता है ना। बिल्कुल। आजकल जब सबके ताप इतने चढ़े हुए रहते हैं तब तो चंदन की शीतलता और भी जरूरी है, बस विष ना व्यापे। चलिए, तो राजदीप जी आप चूंकि उत्साह में दिख रहे हैं तो पहला सवाल आप ही की तरफ उछाल देता हूं, फिर ये शिकायत ना रहे कि भैया हमको मौके कम मिलते हैं, वरिष्ठों की ये शिकायत। चलिए, आप ममता बनर्जी से मिले जब वो दिल्ली आई थी, मुलाकात हुई, क्या बात हुई बताइए। देखिए जी, मुलाकात हुई क्योंकि पहली बार ममता बनर्जी आई थी दिल्ली जब से उनकी बंगाल में बड़ी जीत हुई है। और जब कोई नेता जीत कर आता है ना, उनके चेहरे पर एक लाली आती है, एक जवानी नजर आती है कि मैं कुछ भी आज कर सकती हूँ। और मुझे लगा जब ममता बनर्जी से मिलने के बाद कि वो बड़ी उत्साहित थी। उनको लगता है कि हर टाइम हैज कम, उनका एक तरह से मानना एक तरह से आ गया है। क्योंकि इस बार लगा जो इनसिक्योरिटी पहले ममता बनर्जी में हमेशा नजर आती थी वो इस बार कम थी। वो एक हड़बड़ाहट भी नहीं थी जो पहले हुआ करती है कि मुझे ये करना है, वो भी करना है, जल्दी से जल्दी करना है, कुछ बिग बैंग करना है। वो यहाँ आई थी एक तरह से मैसेज देने, मुझे लगता है। और बातचीत से भी ये नजर आया कि देखिए, मैं चाहती हूं कि जिस तरह से बंगाल में मैंने मोदी जी और बीजेपी को हराया, उसी तरह से देश भर में हम एक संगठित होकर, एकत्रित होकर मोदी जी को एक तरह से टक्कर दे सकते हैं। और मैंने पूछा ये नेता कौन होगा आपका, आप कह रही हैं ये सर, तो उन्होंने कहा मोदी वर्सेस कंट्री, मोदी देश बनाम मोदी, इस तरह से चुनाव होगा। तो जैसे मैंने कहा, जब आप जीतते हैं ना तो ये सब आप कह सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति उनको मिलना चाहता है। शबाना आजमी, जावेद, मुझे छोड़िए, शबाना आजमी जावेद अख्तर से लेकर नेता उनको मिलने आए थे, वो गई मिलने सोनिया गांधी से। तो उन्होंने एक तरह से अपना एक ड्रेस रिहर्सल आप कह सकते किया है कि वो चाहती है कि इसी तरह से वो नेशनल स्टेज पर आए। लेकिन वो ये भी जानती है कि ये कुछ तुरंत नहीं हो सकता, कोई मैजिक बुलेट नहीं है। ये बड़ा आसान होता है कि बंगाल में मैं जीत गई इसलिए पूरे देश में जीत सकती हूँ। मैंने इनको पूछा भी क्या इतना आसान होगा, तो उन्होंने माना कि इतना आसान कुछ नहीं है, लेकिन कोशिश तो होनी चाहिए। तो इस बार जैसे मैंने कहा, वो बड़ी उत्साहित थी, लेकिन वो जानती है कि इम्पेशेंट होने से कुछ नहीं होने वाला। राजदीप जी, ठीक है राजदीप जी, मैं प्रोफेसर चक्रवर्ती की तरफ जाऊं इससे पहले एक और सवाल छोटा सा। क्या ममता बनर्जी से आपने चुनाव के बाद बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा हो रही है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को खास तौर पर और दूसरे विपक्षी दलों को टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रकट और प्रच्छन्न रूप से टारगेट किया जा रहा है, उसके बारे में भी कोई बातचीत हुई, कोई सवाल जवाब हुआ? ममता बनर्जी को इस बात की भी फिक्र है क्या? जी देखिए, मैंने कोई टीवी इंटरव्यू नहीं किया जिस तरह से आप चाहते हैं। मैं चाय पे गया था, चाय पे चर्चा हुई, लेकिन मैंने ये जरूर पूछा कि क्या ये भी सही है कि कहीं ना कहीं बंगाल में जो हिंसा हुई उसकी वजह से आपकी जो इमेज है उस पर कोई इट इज अ बिग सेटबैक टू यू। तो उन्होंने कहा नहीं, आप देखिए, ये पूरे बीजेपी मुझे घेरने की कोशिश कर रही है और ये उसी का है। कई ये कहना कि मेरी वजह से ये सब हो रहा है, ये गलत है। मैं जब से बनी हूं मुख्यमंत्री, मैंने संदेश दिया है टीएमसी कार्डर्स को कि ये इस तरह से नहीं हो सकता। ये ज्यादातर जो हिंसा हुई मेरे जीत और मेरे मुख्यमंत्री होने के बीच जो 3-4 दिन थे उसमें हुई। मैंने उनको ये भी कहा, लेकिन जो हादसे हैं वो बड़े दुखदायक हैं। टीएमसी के नेताओं का नाम आ रहा है। तो कहीं देखिए, ममता बनर्जी के साथ ना अगर इस तरह के चाय पे चर्चा पर केवल इन सवालों पर बात करेंगे तो वो चर्चा किसी दूसरे दिशा में जाती है। मैं आपको आश्वासन देता हूं, अगर इंटरव्यू होता तो डायरेक्ट सवाल जवाब होता। लेकिन ये जीत कर आई है तो बधाई देने तो जाना पड़ता है ना।
अरे राजदीप जी, आप मुझे आश्वासन मत दीजिए, जब इंटरव्यू करें पूछ ले। मैं तो आपकी मुलाकात हुई तो मैंने सोचा उत्सुकता बस पूछ लें कि क्या क्या बातें हुई। प्रोफेसर चक्रवर्ती, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता तो रसगुल्ला नहीं मिलता। क्या करेंगे पत्रकार रसगुल्ले खा के नेताओं के? अरे एक रसगुल्ला मिलता है बस यार। चलिए प्रोफेसर चक्रवर्ती, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। सवाल थोड़ा सा बड़े कैनवस पर ले जाते हैं। कुछ प्रबल जातीयताओं की, जिसको हम अंग्रेजी में नेशनैलिटी कहते हैं, ये ख्वाहिश है और लेजिटमेट ख्वाहिश है कि संख्या बल के आधार पर जो देश के नेता का चुनाव होता है उसमें यूपी और बिहार ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन जब उन्हें पूरे देश के लिए दावेदारी करनी पड़ी तो उन्हें काशी आकर चुनाव लड़ना पड़ा। उत्तर प्रदेश के लोग कई दफा अपने संख्या बल के गुरूर में दम से कहते भी हैं कि हम देश चलाते हैं। एक पॉपुलर फिल्म में भी ये डायलॉग आया था, हासिल में। लेकिन जब हम तीन प्रबल राष्ट्रीयताओं को देखते हैं जहां पर एक किस्म का कल्चरल रेनेसा हुआ, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बंगाल, तो उनकी भी एक ख्वाहिश है कि हमने अलग अलग फ्रंट पर देश को लीड किया है। इंटेलेक्ट की कमी नहीं है, बाकी सब चीजों की, लेकिन सेंटर स्टेज पर हम वैसा रोल अदा नहीं कर पाए अब तक राष्ट्रीय राजनीति में जिसके हम हकदार थे। और इन तीनों ही राज्यों के नंबर गेम की भी बात करें तो 38+ है तीनों ही स्टेट। बंगाल की बात करें तो प्रणब मुखर्जी के बारे में बहुत सारे राजनीतिक टिप्पणीकार ये बात कहते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर्स इंडिया नेवर हैड। तो उसमें कभी माधवराव सिंधिया का जिक्र होता है, कभी प्रणब मुखर्जी का जिक्र होता है, कभी के कामराज का जिक्र होता है, ऐसे कई नाम आते हैं। आपको लगता है कि फाइनली बंगाल इज गोइंग टू हैव अ मेजर से कि अगर मोदी वर्सेस हु वाली बहस 2024 तक बड़ी होती है और उसका पहला अंक 2022 में राष्ट्रपति चुनाव के वक्त खेला जाता है, इज ममता बनर्जी रिप्रेजेंटिंग द एस्पिरेशन ऑफ होल बंगाल? मैंडेट उनके पास है और बंगाल के बाहर उनकी अपील और एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर के तौर पर, जैसे शरद पवार के बारे में कहा जाता है कि हर खेमे में उनके दोस्त हैं, ममता बनर्जी की पॉलिटिकल मैनूवरिंग की कैपेसिटी क्या है? प्रोफेसर चक्रवर्ती, देखिए, पहले बार नहीं है, ज्योति बसु का प्रधानमंत्री होना तैयार था, लेकिन उनका पार्टी अलाउ नहीं किया। उसी के लिए प्रकाश करात ब्लॉक ने ब्लॉक कर दिया, वो ब्लॉक कर दिया। उससे हमारा जो बंगाली आदमी है उसको बहुत दुख हुआ था, बंगाल से एक प्रधानमंत्री हो सकते, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन ये भी सही है, अगर सबसे पहले देखे आप, कांग्रेस को बात देकर अगर ममता अपना ढंग से जोट बनाए, अपना ढंग से वो ऑपोजिशन को यूनाइट करे, इससे तो हमारा लगता है जे मोदी को मदद मिलेगा और ऑपोजिशन स्प्लिट में रहेगा। देखिए, आज ममता पार्लियामेंट्री कमेटी में गया, बैठक किया था, लेकिन पहले 2 दिन पहले 7 दल का जो पार्लियामेंट्री कमेटी, उसमें वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजा। राहुल गांधी को नेतृत्व में जो 14 दल का जो पार्लियामेंट्री कमेटी मीटिंग था पेगासस के ऊपर, उसमें ममता सुलबस कर ये उसको रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजा। उससे टीएमसी और कांग्रेस का जो लीडरशिप, उसमें थोड़ा टेंशन है। ममता मुंह से तो नहीं बोल रहा है कि नहीं हम कैडर है, हम लीडर नहीं, लेकिन उनका जो आसपास जो लीडरशिप है, जैसे कल्याण बनर्जी अदर एमपी है, उस सब हर समय बोल रहा है इस बार दीदी के समय, ये अगली बार दीदी के बारी में दीदी प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो उसको प्राइम मिनिस्टर के प्रोजेक्ट ऑलरेडी टीएमसी कर रहा है। इससे मतलब लीडरशिप लेकर कांग्रेस के साथ उसको तो तनाव हो रहा है। ममता को अगर सीरियस लेवल में बीजेपी को लेना है, तो अगर कोई एक जगह कन्वर्ट करना होगा, उनको टीएम जो ऑपोजिशन लीडरशिप अंडर कांग्रेस बैनर में है, उसको साथ उसको कोई जगह में कन्वर्ट करना ही होगा, नहीं तो ऑपोजिशन फ्रेगमेंटेड होगा और बीजेपी उसको उससे लाभ मिलेगा। लेकिन पहले बात ये भी है, ये ममता ये ऐसा लीडर है जिसको इमेज एंटी मोदी के क्वेश्चन में सबसे ऊपर उभर कर आया वेस्ट बंगाल इलेक्शन के बाद। एक दूसरा बात ये है, ममता ऐसा लीडरशिप है जिससे माइनॉरिटी कम्युनिटी, सारा देश का माइनॉरिटी कम्युनिटी
उनका ऊपर आस्था है, उनको भरोसा रख सकते। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फिगर ना, पहले जो मुलायम सिंह यादव था 90s में, अभी ममता उभर कर आया माइनॉरिटी कम्युनिटी का वन ऑफ द आइकॉनिक लीडर इन इंडिया। थर्ड बात भाई ऐसा है, जे देखिए जे ममता को साथ वेस्ट बंगाल में तो कांग्रेस को साथ ममता का कांग्रेस मार्जिनलाइज्ड हुआ, उनको साथ तो लड़ाई नहीं है। सो ममता और दूसरा जगह में देखिए यूपी देखिए, हर जगह में कांग्रेस को साथ आंचलिक लीडर जो पार्टी है उसको तो सरासरी लड़ाई होगा, लड़ाई। जैसे यूपी में अभी घोषित हो गया कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी सबको लड़ाई होगा, कोई अलायंस नहीं होगा। लेकिन ममता ऐसा जगह पोजीशन में है जहां कांग्रेस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ममता कैन गो in other state to make coalition partner with different regional political party. But important thing is that if Mamata consider that he and she and her team will lead the coalition, that will be fatal for opposition political party, and that in that case the BJP will get the benefit. And the important thing is that if you go to the numerical strength, 187 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसा है जहां बीजेपी एंड कांग्रेस उस आमने सामने है। 212 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसा है जहां कांग्रेस और उनको जो साथी है वो बीजेपी को साथ, कांग्रेस बीजेपी और एनडीए साथी को साथ लड़ाई कर रहा है सामना सामनी। और 337 कॉन्स्टिट्यूएंसी इंडिया में ऐसा है जहां कांग्रेस यूपीए पार्टनर, जहां एग्जिस्टिंग पार्टनर, उसको साथ एनडीए पार्टनर का लड़ाई हो रहा है। अब जहां से कन्याकुमारी से आप जम्मू कश्मीर तक जाइए, कांग्रेस का प्रेजेंस ऐसा है, उसको सेंट्रल पोजीशन में अगर आप नहीं रखे तो उससे फायदा बीजेपी का होगा। लेकिन ममता रेडी नहीं है कांग्रेस को सेंट्रल पोजीशन रखने के लिए। वो कांग्रेस को साथ 1:1 बात कर सकते, सोनिया को साथ, राहुल को साथ, वो कांग्रेस को साथ अपना ढंग से बातचीत कर सकते, अलायंस में भी जा सकते। लेकिन ब्रॉडर अलायंस का जो लीडरशिप खुला कांग्रेस को स्वीकार करना, वो उसके लिए मुश्किल है। दिस इज द प्रॉब्लम लाइज नाउ। बट आई मस्ट से that Mamata is one of the leader after West Bengal election who has emerged as anti-Modi image, who can represent anti-Modi image, who can represent the minority community in India, and who can also contribute collaborating with other regional party in grand anti-Modi alliance in India. All right. हिमांशु जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सौरभ भाई। जी हिमांशु, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ममता बनर्जी के इस दिल्ली दौरे की भारतीय जनता पार्टी के खेमे में किस तरह की प्रतिध्वनियां सुनाई दी, ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड, किस तरह की बातचीत हो रही है, किस तरह से देख रहे हैं? और मैं थोड़ा सा निथार दूं अपने सवाल को। हम ये जानते हैं कि बीजेपी का संगठन लगातार अब उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर लोकसभा सांसदों की, राज्यसभा सांसदों की सबकी बैठक कर रहा है, लेकिन उसके कुछ ही महीने के बाद राष्ट्रपति के चुनाव भी हैं। और कल ही मुझसे एक टिप्पणीकार कह रहे थे कि अगर बीजेपी यूपी में कमजोर होती है, सत्ता बचाए भी रखती है, मान लीजिए फॉर आर्ग्यूमेंट से, पर कमजोर होती है तो ट्रिकी हो जाएगा प्रेसिडेंट का गुणागणित। क्या बातचीत चल रही है बीजेपी में? देखिए, ममता के दौरे को लेकर बीजेपी को ये मालूम है कि जो स्पेस अपोजिशन का कांग्रेस ऑक्युपाई नहीं कर पाई है, जो नहीं कैप्चर कर पा रही है। आप देखिए दोनों हाउसेस में लगातार टीएमसी के सांसद ज्यादा हो हल्ला हंगामा कर रहे हैं, बाहर आके बहुत ज्यादा वोकल है। और यही कारण है कि ममता बनर्जी को जिस तरीके से फीड किया गया है वो उस पर उनकी पूरी पार्टी काम कर रही है। पूरी स्ट्रेटेजी जो मुझे लगता है वो प्रशांत किशोर की बनाई हुई है। पहले उन्होंने यहाँ आकर शरद पवार से बात की, उसके बाद तमाम लोगों से, फिर यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में एक मंच होता है जिसकी बैठक शरद पवार के घर पर होती है। तमाम अलग अलग पार्टियों के नेता होते हैं, लेकिन उसमें कांग्रेस नहीं होती है। आप जो बात प्रोफेसर चक्रवर्ती भी कह रहे थे कि 2 बैठकें हुई अपोजिशन लीडर्स के साथ, लेकिन टीएमसी नहीं आती है।
सोनिया गांधी से मुलाकात होती है लेकिन टीएमसी नहीं। बीजेपी को एक चीज बहुत अच्छे से लग रही है कि टीएमसी और कांग्रेस अलग अलग हैं। बाकी अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो कांग्रेस के साथ जा सकती हैं, लेकिन टीएमसी एक अलग तरीके की राजनीति करना चाहती है और इसीलिए विपक्ष बटा हुआ भी नजर आता है अगर आप देखें। और बीजेपी को ये जरूर है कि ममता बनर्जी ज्यादा अग्रेसिव हैं और ज्यादा अगर ममता बनर्जी खुलकर रहेंगी तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि अगर नॉर्थ इंडिया के अंदर ममता बनर्जी की पार्टी का कोई ऐसा जनाधार नहीं है। बीजेपी चाहेगी कि कांग्रेस कमजोर हो, कांग्रेस के साथ अलायंस जो है अपोजिशन का ना रहे, ममता के साथ अगर जाता है तो उसका फायदा बीजेपी को जरूर मिलेगा। और बीजेपी की यही स्ट्रेटेजी है कि वो दूर बैठकर दोनों के झगड़े को देखते रहें, चाहे सोनिया और ममता बनर्जी की मुलाकात हो और मुलाकात के बाद कोई भी बयान आए, लेकिन दोनों पार्टियों के नेता फ्लोर पर किसी भी तरीके का कोऑर्डिनेशन नहीं करते हैं। 20 जुलाई को सौरभ जी एक मीटिंग हुई थी, प्रधानमंत्री ने बुलाई थी सभी फ्लोर लीडर्स की, दोनों सदनों के। उसमें टीएमसी गई, बाकी अपोजिशन पार्टीज के नेता गए थे। कोविड को लेकर प्रेजेंटेशन हुई थी, प्रधानमंत्री भी रहे थे। प्रधानमंत्री ने वहां अपना बयान भी दिया था कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए वैक्सीन को लेकर या कोविड को लेकर, हमको राजनीति से ऊपर उठ के सोचना होगा। कांग्रेस नहीं गई थी, टीएमसी गई। तो इस तरीके की चीजें जरूर बीजेपी चाहेगी कि दोनों अलग अलग तरीके से अपनी अपनी राजनीति करें और अपोजिशन इसी तरीके से बटा नजर आए, जिसका फायदा उन्हें 2022 के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी होगा और 24 में भी होगा। अगला प्रश्न राहुल जी के लिए है। सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि अभी ममता की विजिट एक ऐसे टाइम पे हुई जब पार्लियामेंट अभी सेशन में है और तृणमूल काफी एक्टिव भी है पार्लियामेंट के अंदर। वो लोग चाहे कमिटीज हों चाहे सदन के अंदर वो लोग एक्टिव रहने की कोशिश करते हैं, दोनों में। हम ये जानना चाहते हैं कि उनकी विजिट को लेके पार्लियामेंट में किस तरह की खुसर पुसर सुनाई दी, खासकर जो रीजनल पार्टीज हैं उनके नेताओं के बीच। देखिए निखिल, जहां तक ममता बनर्जी की जो टाइमिंग है, इसमें एक तो फैक्ट ये है कि वो, जैसे राजदीप ने कहा कि वो जीत के आई हैं, रणबांकुरी उनकी इमेज है। तो ऐसे समय में आकर के अगर आप विपक्ष को देखें तो विपक्ष में एकता का ना होना ही अकेला फैक्टर नहीं, एक लीडरशिप का वैक्यूम भी है। और उस लीडरशिप के वैक्यूम में ममता बनर्जी अपने 3 दिन के ट्रिप में अपनी टोपी फेंक गई है। ये इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि उन्होंने ये कह दिया है कि मैं हूं। वो ऐसे समय में आई है जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, उसका एक टाइमिंग का एक एलिमेंट है। देखिए, वैसे विपक्ष चाहे तमाम बटा हुआ दिखे, लेकिन पिछले 10 दिनों में आपको दिखा होगा कि विपक्ष पूरी तरह से एक है। और इस विपक्ष की इस एकता का जो एक टेम्पलेट बना है, उस पर रणबांकुरी ममता बनर्जी वैक्यूम में अपनी यहाँ पे स्पेस अपनी यहाँ पे क्लेम जो है उसको डाल करके चली गई हैं। और इस चीज को, यानी अगर आप 1+1 करके ऐड करें तो एक पॉलिटिकल लाइन बनती है। उसमें एक और बात बहुत अहम है कि जो खुसफुसाहट आप हो रहे हैं वो बड़ी, यानी खुसफुसाहट नहीं, बड़ी प्रखर भी है। एक तो कौतूहल का विषय है कि ममता बनर्जी क्या कर रही है, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी अभी, चाहे जो भी हो, रीजनल प्लेयर है। एक रीजनल प्लेयर जिसकी एक स्टेट से आगे कोई पैठ नहीं है, जब वो बाहर निकल के दिल्ली में आकर के ऐसी जोड़ने की कोशिश करता है, ये अनूठी नहीं है दिल्ली के इतिहास में। चंद्रबाबू नायडू अभी कुछ समय पहले यही करते थे, और उससे पहले भी वो थर्ड फ्रंट में वो अचानक दिल्ली आते थे और दिल्ली आकर के एक माहौल बनता था कि थर्ड फ्रंट बनेगा, लोग कांग्रेस और बीजेपी से इक्वी डिस्टेंट लोग जुड़ जाएंगे। तो ये दिल्ली के लिए नया नहीं है। जब भी किसी का थोड़ा सा परचम लहराता है, नेता का या पार्टी का, तो वो दिल्ली आके ये कोशिश करता है। और क्या है कि उसके बाद जब बातचीत शुरू होती है, उससे लगने लगता है कि ये एक रसगुल्ला है, जैसे राजदीप कह रहे थे, उसको खाया जा सकता है। लेकिन ये रसगुल्ला जो है ये काफी मुश्किल है। क्या है कि वहशत रजा अली रिजवी साहब बढ़िया शायर थे, उन्होंने कहा था कि आगाज से जाहिर होता है कि अंजाम क्या होने वाला है। अंदाज जमाना कहता है कि जो तमन्ना है वो पूरी हो ना हो। तो ऐसा है कि कहीं ना कहीं इंटेंट क्लियर है। लेकिन जो बात हिमांशु ने कही और हमारे दूसरे गेस्ट ने कही, उसमें एक फैक्ट देखिए, पिछले 5-7 सालों से एक बात मैंने जो बहुत क्लियरली नोटिस की है कि ममता बनर्जी की पार्टी हालांकि है विपक्ष में, विपक्ष की तरह शोर भी करती है,
लेकिन उसने अपनी एक आइडेंटिटी खड़ी करने की कोशिश की है। मुझे याद है कि छोटा सा जूट वर्कर्स का और जूट मिलों का विषय था 2014-15 में, और पार्लियामेंट सेशन के दौरान वो उठाना चाहते थे। बाकी लोगों ने के प्रोटेस्ट के तरीके अलग होते हैं, लेकिन टीएमसी के सारे लोग, एक मारुति गाड़ी आती है, उसके अंदर जूट के थैले होते हैं, और वो जूट के थैले लटका करके वो जूट वालों के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। यानी कि वो सिर्फ प्रोटेस्ट ही नहीं करते, वो अंदाज़े बयां भी बदल देते हैं। टीएमसी ने पिछले 7 सालों में अपने आप को एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी की स्पेस के तौर में खड़ा करने की कोशिश की है, और ये जो लाइन है उसकी, वो टोटली इन कॉन्फ्लिक्ट विद द कांग्रेस पार्टी है। वो कहती है भाई हम 50 के दावेदार हैं, तुम हमसे कम के दावेदार हो, नेशनल लेवल पे हम प्रेजेंट हैं। लेकिन टीएमसी की कोशिश है, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं आपको ये देखना जरूर पड़ेगा कि इस सेशन के शुरुआत के बाद राहुल गांधी जब ट्रैक्टर पे पहुंचे तो उन्होंने किसानों का नेतृत्व सिर्फ पंजाब के लिए नहीं किया, वो कांग्रेस पार्टी को अपने जरिए, अपने प्रोटेस्ट के जरिए पुनः स्थापित कर रहे थे एज ए प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी। तो लड़ाई यहां पे सिर्फ ऑपोजिशन को यूनाइट करने की नहीं है, अपोजिशन की एकता की धुरी कौन बनेगा, अपोजिशन की पंगत में सबसे आगे कौन खड़ा होगा, ये लड़ाई भी एक व्हील्स विद इन व्हील्स वाली कोalition की पॉलिटिक्स की लड़ाई है। और ये अभी शुरुआत है, आगाज हुआ है, अभी इसमें बहुत सारे सफे खुलने हैं। जी, इस बहस के जो ममता बनर्जी के दौरे से उपजी है, दूसरे पड़ाव की तरफ जाते हैं जिसका संकेत हमारे तमाम स्पीकर्स ने किया। वो ये है कि अगर एक ये सेकंड फ्रंट और थर्ड फ्रंट की बहस को छोड़ दें और फॉर नाउ इस बहस को भी छोड़ दें कि नेता कौन होगा, सब लोग लोकल फाइट लड़ें अलग अलग राज्यों में और एक कोऑर्डिनेशन बने, तो उसके बाद दूसरी चीज आती है कि आपने ये सब बातें तो तय कर ली, लेकिन वो नैरेटिव क्या होगा जो 2024 में नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर सकता है कलेक्टिवली। प्रोफेसर चक्रवर्ती, आपसे शुरू करेंगे। ये जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो 2 टर्म्स कंप्लीट करने के बाद थर्ड टर्म में सत्ता में आया। एक साथ 3 टर्म्स हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर सत्ता में नहीं आया जवाहरलाल नेहरू के बाद। एंटी इनकम्बेंसी अगर कहाँ रहे, और पेंडेमिक के बाद बेरोजगारी और जो रियलिटी हमारा पॉलिटिक्स में आया, हमारा दैनंदिन राजनीति में आया, उसका असर कैसा पड़े, उसका ऊपर तो बहुत सारी निर्भर करेगा। आप तो सिर्फ ऑपोजिशन देख रहा है, आपको देखना चाहिए रूलिंग पार्टी ऑल्सो, हाउ रूलिंग पार्टी इज वर्किंग, व्हाट इज देयर पोजीशन, हाउ दे आर फेसिंग द एंटी इनकम्बेंसी, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट थिंग। सो इसके ऊपर ऑपोजिशन का कौशल और उसको स्ट्रेटेजी बहुत सारा निर्भर करेगा। दूसरा बात ये है, देखिए ये समय ये बात सही है जो ममता का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का और बीजेपी का अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी कुछ समय हम लोग लग रहा है बहुत तेज है उनका मोदी विरोधिता में, लेकिन कभी कभी वो उसको स्केल डाउन करता है, उसको एंटी मोदी पोजीशन स्केल डाउन करता है। ये क्यों स्केल अप करता है मोदी विरोधिता में और क्यों डाउन होता है, वो बहुत दिलचस्प बात है पॉलिटिक्स बुझने के लिए, जानने के लिए। दूसरा, सो ममता इज ट्राइंग टू एंड द मोदी रेजिम, बिकॉज एज सून एज द रेजिम इज एंड, we all of know that this type of political motivated CBI investigation will be stopped. The second thing is that 10 साल ममता सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है, 10 साल, और गवर्नमेंट का, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो डेट है वो 5,50,000 करोड़ रुपया। आप वो जो सोशल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है उसको बाद उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रुपया चाहिए, उनका डेवलपमेंट के लिए रुपया चाहिए, उनको 2-4 बड़ा मिनिस्ट्री चाहिए, जैसा रेल मिनिस्ट्री चाहिए, और दूसरा 2-3 मिनिस्ट्री अगर आए तो वेस्ट बंगाल में थोड़ा डेवलपमेंट होगा। कितना दिन वो पैट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप बनकर वो वोट उसको मिलेगा? वो तो दिस टाइम उसको मिला, और ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स उसको हेल्प किया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में अंदर में जाना
उसमें 2-4 मिनिस्ट्री मिलना और उससे उसको यूज कर वेस्ट बंगाल का डेवलपमेंट इंश्योर करना उसको मकसद है। और दूसरा ये सब जो तदंत चल रहा है करप्शन के विरुद्ध में, इससे मुक्त होना चाहिए। तो उनका जो कमिटमेंट है आई थिंक इज मच मोर कॉन्क्रीट, मच मोर स्ट्रॉन्ग देन अर्लियर पोजिशन, and that is one of the important convergent point that finally she will give not in favor of the under the leadership of the Congress for opposition unity. तो ये बात मेरा बोलना चाहिए कि एक तो ममता लीडरशिप डेफिनेटली रहेगा, लेकिन बार्गेनिंग होगा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने के समय। And finally, I think that she will accept the leadership of Congress because, but she is much more committed this time to end the Modi government. And the last word I would like to say that the Uttar Pradesh election will be should be considered as a watershed. इसका रिजल्ट का नतीजा के ऊपर I think that the future course of direction of Indian politics will determine much more. इसी सवाल को लेके हम राजीव आपके पास आना चाहते हैं। अगर ममता बनर्जी सॉर्ट ऑफ सेंटर स्टेज ऑक्यूपाई कर लेती हैं इन कमिंग मंथ्स और इयर्स इन रन अप टू 2024 और वो ऑपोजिशन यूनिटी के लिए एक धुरी बन जाती हैं, तो जो बाकी दल हैं रीजनल पार्टीज जिनकी बीजेपी या कांग्रेस से ऑपोजिशन है, उनका दूसरे रीजनल पार्टीज के साथ में कोई दुश्मनी नहीं है। उदाहरण के लिए आपके पास केसीआर हो गए हैं, जगन हो गए हैं, ये लोग कैसे रिएक्ट करेंगे इस नए अलाइनमेंट को? देखिए निखिल, राजनीति कैसे बदलती है। 2013-14 में ममता बनर्जी दिल्ली आई थी, वो अन्ना हजारे के साथ एक तरह से एक माहौल बनाना चाहती थी, वो कहीं आगे बढ़ ही नहीं पाया। 2019 चुनाव के पहले केसीआर बात कर रहे थे फेडरल फ्रंट की। आपको मालूम होगा केसीआर खुद गए थे कोलकाता, ममता बनर्जी से मिले थे और बात हो रही थी किस तरह से हम फेडरल फ्रंट बना सकते हैं। नवीन पटनायक से को भी जोड़ने की बात हुई, लेकिन वो कहीं आगे नहीं गई। एक जमाने में नीतीश कुमार जब वो बीजेपी के साथ नहीं थे, उनको भी इस फेडरल फ्रंट में लाने की कोशिश हो रही थी। तो देखिए फेडरल फ्रंट की बात आप उसे थर्ड फ्रंट कहें, किसी भी नाम से कहें, कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी महत्वाकांक्षाएं हैं कि हम केवल हमारे राज्य तक सीमित ना रहे, हम दिल्ली तक पहुंचे। केसीआर उनमें है, ममता बनर्जी, दो ऐसे नेता हैं जो हमेशा सोचते हैं कि हम केवल तेलंगाना या केवल वेस्ट बंगाल तक सीमित ना रहे। लेकिन देश की राजनीति निखिल बदल गई है। 1990 के दशक में जब अस्थिरता थी, जब कोई एक पार्टी को पूरी बहुमत नहीं मिलती थी, तब ये नेता अपनी राजनीति कर सकते थे। तब लालू जी आ सकते थे पटना से और कह सकते थे पाटलिपुत्रा इज कमिंग, मैं आ रहा हूं। और सब नेताओं को लगा कि अगर देवेगौड़ा जैसे व्यक्ति कर्नाटका से दिल्ली आकर मुख्यमंत्री बनते ओवरनाइट तो हमारा नंबर भी आ सकता है। तो ये 90 के दशक में जो अस्थिरता थी उस समय ये हो सकता था निखिल। अब जमाना बदल गया है। अब इतना आसान नहीं है कि एक दिन आप मुख्यमंत्री रहे और दूसरे दिन आप एक फेडरल फ्रंट बनाए, क्योंकि इनके अलग अलग डिविजन। और ये बड़ी बात इस बार हुई है, ममता बनर्जी बाकी नेता भी कहीं जान गए हैं कांग्रेस के बगैर आप एक तरह से ये ऑपोजिशन यूनिटी नहीं कर सकते। अब कांग्रेस में भी कई प्रॉब्लम्स हैं। अब ममता बनर्जी को लगता है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से लेफ्ट के साथ लगातार 3 चुनाव में समझौता करके एक तरह से ममता को घेरने की कोशिश की है, इसलिए ममता पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं है राहुल गांधी के साथ। आप जानेंगे ममता गई थी सोनिया गांधी को मिलने, राहुल गांधी वहां पहुंचे, लेकिन उसी सुबह जब राहुल गांधी ने एक मीटिंग बुलाई थी या विपक्षी, वहां ममता का नुमाइंदा नहीं था। ममता बनर्जी जानती है कि उनकी एक सीमा है, वो कहां तक जा सकती है। त्रिपुरा, आज अभिषेक बनर्जी कहां है, वो त्रिपुरा गए हैं। उनको लगता है वहां कम से कम वो शायद एक सरकार बना पाए, तो उनके एक लिमिटेड, इस समय लिमिटेड ऑप्शंस है। लेकिन उनको लगता है कि शायद जैसे कहा गया कि उत्तर प्रदेश चुनाव में अगर वहां भी बीजेपी या हार जाए या कम से कम कमजोर हो जाए उस चुनाव के बाद, तो शायद एक मोमेंटम आ सकता है। आज केवल ममता के पास मोमेंटम है, बंगाल तक है। देश भर में कोई एंटी मोदी मोमेंटम इस समय नजर नहीं आता। हालांकि ममता को लगता है क्योंकि महंगाई बढ़ी है, कोविड हुआ है, इकोनॉमी कमजोर हुई है, तो वो मोमेंटम एक ना एक दिन
आ सकता है, एंटी इनकम्बेंसी आ सकती है, लेकिन पहले जब वो बात करती थी अन्ना हजारे के साथ मिलना, फेडरल फ्रंट के बाद मिलना, अब वो बात नहीं करती। नाउ शी टॉक्स अबाउट नेशनल ऑल्टरनेटिव। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, मोदी बनाम देश, वो ये भी नहीं कहती कि मैं बनूंगी प्रधानमंत्री। मैंने पूछा ये बार बार, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बनूंगी, उन्होंने कहा दैट वी विल डिसाइड, बाद में देखेंगे। यानी कहीं ना कहीं विपक्ष भी जान गया है कि जब मोदी जैसा व्यक्ति आपके सामने है और बीजेपी को लगातार 2 चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिला है, तो आप वो पॉलिटिक्स नहीं कर सकते कि चुनाव के बाद हम कोलिशन करेंगे, फिर उसमें हम कहीं हमें कोई स्पेस मिलेगा। वो यूनाइटेड फ्रंट का जमाना अब खत्म हो गया है। अब आपको कहीं ना कहीं सोच समझकर रणनीति स्टेप बाय स्टेप करनी पड़ेगी। और आखिरी पॉइंट जो बड़ा महत्वपूर्ण है, हम ममता की बात कर रहे हैं, डोंट फॉरगेट प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर धीरे धीरे जो ममता के साथ था बंगाल के चुनाव में, अब उन्होंने शरद पवार से बातचीत की, लेकिन इंपॉर्टेंटली कांग्रेस से सीरियस बात कर रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर भी जान गए हैं कि जब तक कांग्रेस रिवाइव नहीं हो सकती तब तक आप पूरी तरह से मोदी सरकार और भाजपा को टक्कर नहीं दे सकते। तो राजनीति मुझे लगता है बदल रही है। उस तरह की अस्थिरता की राजनीति की जगह अब आपको क्लियर नैरेटिव, जो पॉइंट सौरभ ने कहा, नैरेटिव क्या होगा, केवल फ्रंट बना के नहीं चलेगा। अब आपको एक नैरेटिव दिखाना पड़ेगा। वो नैरेटिव केवल एंटी मोदीज्म नहीं हो सकता, उसको उसके आगे चलकर आपको कुछ नई बात लोगों के सामने रखनी पड़ेगी। ममता इज ट्राइंग टू फर्स्ट बिल्ड हरसेल्फ एज नंबर 1 लीडर ऑफ ईस्टर्न इंडिया, कि वो मेरा एक तरह से नॉर्थ ईस्ट में, त्रिपुरा में एक बार पहले भी कोशिश की है, इस बार भी कोशिश करते हैं, और फिर धीरे धीरे मेरे जो रिलेशनशिप है अगर मैं बढ़ा पाऊं उनको, तो देन आई कैन बिकम पॉसिबली अ नेशनल लीडर। पर हर व्यक्ति का ये सपना होता है। शरद पवार का तो सालों से रहा है कि मेरा नंबर कब आएगा, पर ये आसान नहीं है इतना। मोदी हैज चेंज्ड द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। नाउ यू कैन नॉट जस्ट मेक द लीप फ्रॉम अ स्टेट लीडर टू अ नेशनल लीडर विदाउट द सपोर्ट ऑफ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ लीडर। आपको कई नेताओं, कई राज्यों का सपोर्ट लेना पड़ेगा, तभी आप एक पूरी तरह से नेशनल लीडर बन सकते हैं। ममता टुडे इज नंबर 1 लीडर इन बंगाल, बट रिपीटिंग बंगाल अक्रॉस इंडिया इज नॉट इजी। जो मुझे लगता है पहली बार वो ये बात जान गई है कि मेरी भी लिमिट्स है, मुझे उन लिमिट्स में काम करना पड़ेगा। राहुल श्रीवास्तव जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, और आप सब विद्वानों की बात सुनते हुए मेरे मन में ये प्रश्न आया, ये पूर्व नियोजित या निर्धारित नहीं था। मेरे मन में ये प्रश्न आया है राहुल जी, केंद्र की जो सरकार होती है, अलग अलग राजनीतिक दल चलाते हैं, कभी गठबंधन होते हैं, कभी कागज पर गठबंधन होते हैं लेकिन असल में एक पार्टी का बहुमत होता है। और हम ये जानते हैं, संविधान कहता है इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर जो दल सरकार चला रहे हैं उनका केंद्रीय मंत्रिपरिषद में, केंद्र में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये हमारी डेमोक्रेसी की खूबी भी है और खामी भी है। इससे एक सेंस ऑफ एलिनेशन आता होगा उन पॉलिटिकल ब्लॉक्स के अंदर। अगर केसीआर तेलंगाना में लगातार सरकार चला रहे हैं, लेकिन केंद्र की तेलंगाना को लेकर क्या योजनाएं होंगी, या केंद्र की जो योजनाएं हैं उसमें तेलंगाना की रूलिंग पार्टी का क्या से है। यही बात लागू होती है नवीन पटनायक के ऊपर, यही बात लागू होती है, हालिया उदाहरण दें तो जगन के ऊपर या द्रमुक पार्टियों के ऊपर, खासतौर पर डीएमके के ऊपर। तो एक इन लोगों के मन में एक सेंस ऑफ एलिनेशन तो रहता होगा ना कि सो व्हाट, वी आर रूलिंग अ स्टेट, लेकिन जो हमारे स्टेट को भी प्रभावित कर रही है केंद्र की योजनाएं, उसमें हमारा से कितना है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी केंद्र में है और दूसरे राजनीतिक दल हैं तब की व्यवस्था है। ये मेरे ख्याल से ओवरऑल हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए सोचने की बात है कि एक बार जीत गए तो सिर्फ भाषण में नहीं, मनसा वाचा कर्मणा भी ये हो कि सभी लोग जिनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में है, पॉलिटिकल सिस्टम में है, उनके एस्पिरेशंस डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन टेकिंग में रिफ्लेक्ट हो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट सर? नहीं, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जब फेडरल सेटअप बना तो उसमें ये नहीं कहा गया था कि सरकार के हिसाब से काम हो, केंद्र और राज्य मिलकर के काम करेंगे जी। और जहां आपने एस्पिरेशन की बात कही, अब अगर आप एक चीज नोट करें कि बिहार और उत्तर प्रदेश की एक त्रासदी रही कि काम वहां पे नहीं हुए, बहुत सारे विकास का काम नहीं हुआ, क्योंकि एक बहुत लंबा वक्त ऐसा था जब आज जो ये कह दे कि हम सब मिल जाएं, गले मिल करके मोदी के खिलाफ खड़े हो जाएं,
क्योंकि स्टेट्स का दमन हो रहा है, लेकिन इतिहास इस चीज का भी गवाह है कि एक 80 के दशक से लेकर के अभी हाल तक जो सरकारें बिहार और यूपी में थी वो विपक्ष की थी, जो कि कांग्रेस के साथ नहीं थी या कांग्रेस की एवज में आई थी, यानी कांग्रेस का वोट चुरा के आई थी। तो उन सरकारों के प्रति इन दो राज्यों के अंदर कांग्रेस का रवैया कैसा रहा या केंद्र सरकार का रवैया कैसा रहा, ये इतिहास गवाह है इस चीज का। बिल्कुल। तो मंसूबे जो होते हैं वो होते हैं। देखिए, इसमें कहीं अगर आप देखें कि पिछले कुछ सालों में ये बात कही जाती है कि ये कुछ इक्वी डिस्टेंट प्लेयर्स हैं, जो कि वाईएसआरसीपी, टीआरएस, बीजेडी, ये बीजेपी के साथ कभी कभी मिल जाते हैं। तब उसमें देखिए यही मंसूबे हैं। क्या होता है कि एक तो थोड़ा ईडी और सीबीआई जो है ना वो थोड़ी पीछे रहती है। जब आप थोड़ा थोड़ा मदद कर देते हैं केंद्र सरकार की, तो ईडी सीबीआई थोड़ी पीछे रहती है। अगर नहीं करेंगे तो पता नहीं साहब, ऐसा है कि दरवाजा खटखटाने में, कुंडी बजाने में किसी का कुछ नहीं जाता। दूसरा, एक इन पार्टियों की एक प्रॉब्लम और है सौरभ, जो कि एक अनस्टेटेड चीज है। जब भी ऐसी कोई सरकार बनती है, मान लीजिए कोalition की, अलायंस की, तो जब नेता इधर बनता है तो एक उनका जो बड़ा स्टेट नेता होता है उसके मन में एक संशय बहुत बड़ा पैदा हो जाता है कि साहब, इवन सरकार में आने पे, कि मैं यहां बैठा हूं चीफ मिनिस्टर, मैं जिसको नुमाइंदा बना करके कैबिनेट में भेजूंगा, कहीं वो इतना बड़ा तो नहीं हो जाएगा कि दोबारा आकर के मेरे बराबर में खड़ा होके कहीं मुझसे लंबा लगने लगे। ये जयललिता के साथ हुआ था, ये तमाम पार्टियों के साथ होता है। अगर आप देखें अभी केरल जो है जैसे भुगत रहा है कि कोविड की सेकेंड वेव के बाद उसके यहाँ केसेस ज्यादा हो रहे हैं। अभी हाल में ही उनकी हेल्थ मिनिस्टर जो बहुत अच्छा काम की थी, उनको हटाया गया था और कहा जाता है कि विजयन साहब थोड़े से इनसिक्योर हो गए थे उनको लेकर के। तो ये क्राइसिस जो कोalition पॉलिटिक्स की है, वो क्राइसिस है कि रीजनल प्लेयर सेंटर में एस्पायर तो करता है, लेकिन सेंटर में आने में उसका क्या नुकसान होगा। देखिए, अगर आप देखिए कि समाजवादी पार्टी और बसपा ने यूपी में थे और दोनों के खिलाफ केसेस थे, दोनों के खिलाफ केसेस में हलफनामे कोर्ट में कांग्रेस यूपीए सरकार ने बदल बदल करके उनका समर्थन बरकरार रखा। लेकिन आप देखिए उसका नुकसान क्या हुआ। उसका नुकसान ये हुआ कि सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों से नाराज होकर उत्तर प्रदेश की जनता ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी को एकदम धुआंधार मैंडेट दे दिया। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज है कोalition की, ये बारीकियां जो हैं, ये फ्यूचर को भी डिक्टेट करेंगी। क्योंकि अभी अगर आप मान लीजिए एक हो जाते हैं, मान लीजिए प्रेसिडेंट इलेक्शन जैसे है, उसके अंदर अगर आप एक हो जाते हैं तो वो साथ 2022 में पूरा हो जाएगा। इंडिया टुडे ने एक लंबा इस पे एक रिसर्च किया है कि कितनी सीटों की जरूरत है टीआरएस की, वाईएसआरसीपी की। राहुल श्रीवास्तव जी, आप संकोचवश नहीं कह पा रहे हैं, वो लंबा आर्टिकल आप ही ने लिखा है और नेता नगरी के इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्यूअर्स को उस जरूरी आर्टिकल के, क्योंकि वो अरिथमेटिक भी समझाता है, उस अरिथमेटिक में कैसे बदलाव हो सकता है, कहाँ कहाँ, वो भी समझाता है। और जो ब्लॉक 3 है एनडीए और यूपीए के बाद, उस ब्लॉक 3 की गुणागणित क्या है, और उसमें भी 9% का जो एक ब्लॉक है 3 पार्टियों का, नवीन पटनायक, जगन रेड्डी और केसीआर का, उसकी क्या अरिथमेटिक हो सकती है, उसके बारे में बात करता है। थैंक यू फॉर मेंशनिंग दैट आर्टिकल। सौरभ, तो मेरा ये कहना है कि अभी जो चल रहा है ये एक तरह से कहा जाए जैसे कि लड़का लड़की वाले देखा देखी चलती है ना, कि पंडित जी लेकर के चिट्ठी पत्री आते हैं और लंबी बातचीत चलती है, और पॉलिटिकल पार्टीज इस बात में अभी एक दूसरे के दोस्त भी नहीं हो रहे। मैं एक बात कहना चाहूंगा, राजदीप ने जो मेंशन करी, राहुल गांधी इस ममता बनर्जी के साथ अरेंजमेंट के हक में नहीं है। क्यों? क्योंकि साहब उनको आप अगर कल प्रेसिडेंट बनाते हैं, वो कांग्रेस को रिवाइव करना चाहेंगे, तो ये आंकड़ा की 185 सीट पे डायरेक्ट 375 पे बीजेपी कमजोर है, वहां पीछे हो जाए। साहब आप जब ये आंकड़ा लगाएंगे तो पहली बात याद रखिए कि आप कहेंगे कि कांग्रेस से कि वो सैक्रिफाइस करे। यहां सिर्फ कांग्रेस से सैक्रिफाइस मांगी जाएगी कि टीआरएस कहेगी भाई मेरे स्टेट में सैक्रिफाइस कर दे, वाईएसआरसीपी कहेगी आंध्रा में कर दे, ममता बनर्जी बंगाल में मांगेगी। तो ऐसा है साहब कि कांग्रेस तो सैक्रिफाइस के ऑल्टर पे हर जगह कटती जाएगी, और राहुल गांधी को आप काम देंगे कि वो पार्टी को रिवाइव करें। तो इसलिए ये काम इतना आसान नहीं है। लेकिन जो अभी कवायद हो रही है उसमें कहा जा सकता है कि निदा फाजली साहब ने कहा है कि दुश्मनी लाख सही खत्म ना कीजिए रिश्ता, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाए रखिए। चलिए प्रोफेसर चक्रवर्ती, आप इस पूरी बातचीत में जुड़े, थैंक यू सो मच। कुछ कमेंट? जस्ट वन, राजदीप जी, अभी हम आप यहीं पे हैं,
थोड़ा समय का ख्याल रखना है। नहीं, ममता पे आपने पूछा, आप एक बात जानिए, जो आपने पूछा क्या कहा, एक मैं भूल गया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसी दिन जिस दिन मिला या उसके एक दिन पहले उन्होंने वो 2 मेंबर जज कमेटी स्थापित की थी पेगासस को लेके, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस मदन लोकुर करेंगे और कोलकाता के चीफ जस्टिस करेंगे। उसको वो बड़ा आगे देखिए मैंने किया जो बाकी दल नहीं कर पाए। वो ये दिखाना चाहती है कि वो एंटी मोदी एक तरह से जो सेंटिमेंट है उसका नेतृत्व आज वो एक तरह से कर रही है। ये मुझे लगा उनमें कि ये उनकी वन पॉइंट एजेंडा उनका ये है कि हर चीज पर मैं दिखाऊंगी कि मैं वो चीज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और इस पे पेगासस और पार्लियामेंट के मामले पर हम लोग बात करेंगे विदाउट बीइंग मेड द लीडर। विदाउट बीइंग मेड द लीडर। वो खुद ये दावा नहीं करेंगी, लेकिन उनकी पार्टी के लोग और उनके अगल बगल के लोग, जिनको हमारे बुंदेली लहजे में कहते हैं लगुआ भगुआ, जो आसपास के लोग हैं, वो प्रोजेक्ट करते रहेंगे। प्रोफेसर चक्रवर्ती, आप इस पूरी बातचीत में हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। चलते हैं नेता नगरी के अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जवाबदेही। पहला सवाल अभिषेक जैन का है, वो दमोह से लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं, कांग्रेस जिस तरह विपक्ष में रहते हुए ओल्ड गार्ड वर्सेस यंग गार्ड की स्थिति से गुजर रही है, क्या उसी तरह भाजपा को डर है कि भविष्य में वो भी विपक्ष में रहते हुए इसी स्थिति से गुजरेगी? क्या इसीलिए यंग लोगों को मौका देने की शुरुआत हो चुकी है, पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में और फिर बाद में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के रूप में? देखिए, मैं निखिल, इसके सवाल के जवाब में मैं 2 चीजें स्पष्ट कर दूं। कांग्रेस और बीजेपी का इकोसिस्टम, जो उनके भीतर की फंक्शनिंग है, वो अलग है। अगर आपको कांग्रेस का इकोसिस्टम समझना है तो आप प्रोफेसर रजनी कोठारी को पढ़ सकते हैं। उसके बाद प्रणब मुखर्जी ने एक कांग्रेस की आधिकारिक हिस्ट्री लिखी है, कई चीजों से बचने की कोशिश की, लेकिन आप उसको भी पढ़ सकते हैं। राशिद किदवई की किताब है, वो भी पढ़ सकते हैं। कांग्रेस देखिए, और दोनों जगह एक एक कांस्टेंट है, हालांकि उस कांस्टेंट का नेचर अलग है। 69 ऑनवर्ड्स कांग्रेस का कांस्टेंट हो गई गांधी नेहरू फैमिली। उसके पहले लोग कह सकते हैं कि साहब 46 से लेके और 64 तक नेहरू एक कांस्टेंट थे, वो सत्य है, लेकिन तब तक डायनेस्टी एस्टेब्लिश नहीं हुई थी। उसमें भी एक आख्यान ये है, उप आख्यान ये है कि ये किसी विद्वान व्यक्ति ने लिखा था, अभी मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ कौन, और मुझे किसी विद्वान ने ही बताया होगा कि 59 ऑनवर्ड्स नेहरू का डाउनफॉल शुरू होता है। 57-59 ऑनवर्ड्स मेनन को लाते हैं, केरल में कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त करते हैं, चुनी हुई सरकार को, और इंदिरा गांधी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनवाते हैं। कोई अगर अपनी मासूमियत के साथ ये कहे कि नहीं नेहरू का कोई रोल नहीं था, तो मैं नहीं मानूंगा। खैर, तो वो एक कांस्टेंट है गांधी नेहरू फैमिली, और चूंकि गांधी नेहरू फैमिली खुद इवॉल्व नहीं हो पा रही है पॉलिटिकली, तो इसलिए उनके फॉर्चून डिप मार रहे हैं। अब बीजेपी के इकोसिस्टम की बात करें तो बीजेपी के इकोसिस्टम में एक कांस्टेंट फिगर है आरएसएस, और जहां तक जनरेशनल चेंज की बात है तो हम सिर्फ मंत्रिपरिषद में बदलाव को क्यों देखें। जब लाल कृष्ण आडवाणी और उसके बाद राजनाथ सिंह और 2009 की हार होती है, तो नितिन गडकरी भेजे जाते हैं। नितिन गडकरी का कोई अनुभव नहीं था, महाराष्ट्र में मंत्री रहे थे भाजपा शिवसेना की युद्ध सरकार में, है ना, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे थे, महाराष्ट्र के नेता थे। क्या महाराष्ट्र के नंबर 1 नेता थे? नहीं। और एकदम से उन्हें देश में जो बीजेपी पार्टी है उसका नेता बना के, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के भेज दिया जाता है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात से दिल्ली आते हैं, न्यूमेरिकली गुजरात उतना मजबूत राज्य नहीं था, लेकिन वो एक जनरेशनल चेंज था। योगी आदित्यनाथ को 2017 में लाया जाता है, एक जनरेशनल चेंज था। जितने पुराने नेता थे, राजनाथ सिंह उन्हें केंद्र में समायोजित किया गया, कलराज मिश्र को पहले मंत्री और गवर्नर, लालजी राय, तो सबको एक अगली धार की तरफ कर दिया गया। तो बीजेपी में जनरेशनल चेंज चलता रहता है और आरएसएस इसकी बड़ी चिंता करता है। खुद मोहन भागवत उस जनरेशनल चेंज के क्रम में 1-2 बरस में, 3 बरस में, मतलब मैक्सिमम 2025 जब आरएसएस के 100 बरस पूरे होंगे तो चेंज होंगे। और आप ये देखिए कि इसीलिए भैया जी जोशी जो उनके नंबर 2 थे, उसके बजाय अब दत्तात्रेय होसबले को आगे लाया गया है, क्योंकि सब इस चीज का ख्याल भी रख रहा है कि स्वास्थ्य, आयु, और पहले भी कई दफा हुआ है ओवे शेषाद्री समेत कई नेताओं को कि आयु की वजह से या स्वास्थ्य की वजह से नहीं किया गया। ये जनरेशनल चेंज टाइमली हो जाए,
तो पार्टी के लिए अच्छा होता है। जैसे आप देवेंद्र फडणवीस को आगे लेकर आए और भी नेताओं को आगे लेकर आए कि आपके पास एक एज है लड़ने के लिए, सबके लिए, और उसके साथ अगर इलेक्टोरल सक्सेस जुड़ जाए तो वो और महत्वपूर्ण होता है। और मंत्रिपरिषद में बदलाव उसका एक महत्वपूर्ण बायस है। पर हमने इस पर विस्तार से बात की भी थी नेता नगरी के एपिसोड में कि मंत्रिपरिषद में बदलाव को कई स्तरों पर देखा जाएगा। कास्ट रिप्रेजेंटेशन के स्तर पर देखा जाएगा, आगत चुनाव के स्तर पर देखा जाएगा, टेक्नोक्रेट्स की आमद के स्तर पर देखा जाएगा और जनरेशनल चेंज के लेवल पर भी देखा जाएगा। ठीक है, अगला सवाल अभिषेक श्रीवास्तव का है अगला, और वो पूछ रहे हैं कि एक थ्योरी है, बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरह साउंड करती है, कि जितने भी राहुल गांधी के क्लोज कॉन्फिडेंट थे, जितने भी करीबी दोस्त थे, जैसे कि सिंधिया हो गए, जितिन प्रसादा हो गए, वो राहुल के एक प्लान का हिस्सा है कि वो बीजेपी में जाएं, वहां की इन्फो निकाल के आए, और फिर जब राहुल फाइनली मतलब एक जजमेंट डे होगा जिस दिन वो क्या नाम वो बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, तब वो वापस आ जाएंगे बैक एंड फोल्ड। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि अभिषेक श्रीवास्तव जी को एक अच्छा पॉलिटिकल थ्रिलर लिखना चाहिए जिसमें इस किस्म की फंतासियों के लिए खूब जगह है। और ये फंतासियां, इस तरह की कंस्पिरेसी थ्योरी, भाजपा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, रीजनल पार्टीज, इन सब के लेजेंड्स और फोकलोर का हमेशा से हिस्सा रही हैं। हम अपने गांव में थे तब हमने इंदिरा गांधी की बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर नरसिम्हा राव का हेलीकॉप्टर कहाँ उतरा और क्या हुआ, इस तरह की खूब कहानियां सुनी है। वाजपेयी साहब के बारे में भी और नरेंद्र मोदी के बारे में भी, सब लोगों के बारे में ही, है ना, मौजूदा प्रधानमंत्री से लेकर पहले के प्रधानमंत्री तक सबके बारे में सुनी है। और इस तरह से सियासत में साजिशों का जिक्र होता रहता है, कई दफा उसमें से कुछ सच्चाई की शक्ल में भी सामने आती है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही दूर की कौड़ी है। और इसमें एक ये उम्मीद भी है कि उन्होंने ये मान लिया है कि कभी सत्ता के सिंह द्वार पर राहुल गांधी दस्तक देंगे। अगला सवाल है पंकज चौधरी का, वो पूछ रहे हैं कि जब हम अकाउंटेबिलिटी की, जवाबदेही की बात करते हैं, उसमें तो उससे जुड़ा हुआ उनका प्रश्न है कि किसे जिम्मेदार माना जाए जो इंडियन मीडिया का रैंक है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 में से 142। सबसे पहले तो सरकार, और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सरकारें, चाहे वो मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार हो, अलग अलग राज्यों की सरकारें हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार, अशोक गहलोत की सरकार, कैप्टन अमरिंदर की सरकार, शिवराज सिंह चौहान की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार, नीतीश की सरकार और अंतहीन उद्धव ठाकरे की सरकार, सब सरकारें परसेप्शन मैनेजमेंट में इस कदर मुब्तला हो जाती हैं और मीडिया का इतना ज्यादा सहयोग चाहती हैं, है ना, फॉल इन लाइन और फॉल आउट जैसे अंदाज में, कि वो इस बात का ख्याल नहीं रखती है कि कभी हम भी विपक्ष में होंगे। और जैसा वाजपेयी साहब ने कहा था 96 के विश्वास मत की बहस में कि सत्ता आएगी सत्ता जाएगी लेकिन देश, तो इंस्टीट्यूशन बिल्ड के तौर पर सरकारों ने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि मीडिया के जो संस्थान हैं वो इंडिपेंडेंट रहें, वहां पे जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके आर्थिक और सारे हित सुरक्षित रहें और उनको एक लीगल कवर मिले ताकि वो बेखौफ होकर काम कर सकें। और जैसे एमपी एमएलए कोर्ट बनते हैं, क्यों नहीं किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ कोई अपराध होता है, भाई आपकी वो विसिल ब्लोअर है ना, तो उनको भी तो प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए जैसे आप विसिल ब्लोअर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। किसी एक कंसेप्ट है। तो एक तो सरकार के स्तर पर, दूसरा मीडिया के स्तर पर भी है ना, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं कि ये हमारे और आपके लिए कितना बड़ा मसला क्यों नहीं बन पाया। और सरकार और मीडिया अंततः समाज है, तो ये समाज के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि आपका पत्रकार यदि निर्भय नहीं है तो आप तक जो खबरें आएंगी वो कैसी होंगी, आप अपने पत्रकार के साथ कितना खड़े हैं। क्या पत्रकार ने कोई अपनी सत्य बोल दिया जो आपके स्थापित सत्य से मेल नहीं खाता, तो आप गाली गलौज पर उतर आए, आप अवमानना पर उतर आए, या आपने उसका व्यू पॉइंट समझने की कोशिश की। तो ये तीनों ही सिम्टोम में बात है। अगला सवाल है ओमकार दर्पे का, वो पूछ रहे हैं कि जो रिएक्शंस आ रहे हैं असम और मिजोरम के बीच में संघर्ष के ऊपर, उन्हें आप कैसे देखते हैं? ऐसा लगता है कि किसी दूसरे देश से हमारी लड़ाई चल रही है? निखिल, in my opinion, you are more equipped to answer this question because you have covered that issue and you are continuously reading about that issue. एक मतलब
एक उसके साथ कैवेट के साथ कि मैं सिर्फ एक बार ही इन पर्सन मैं वहां गया हूँ जहाँ की ये बात हो रही आप लेकिन लगातार आप पढ़ रहे हैं हाँ, इसके बारे में। हाँ, हाँ, हम लोग जो इस बार जो घटना हुई है वो कचार में हुई है। हम जब ललन टॉप वहां पे गया था तब हम लोग हैलाकांडी जिले में गए थे, लेकिन वो एक ही बॉर्डर की डिस्ट्रिक्ट है, वो कोलार से बॉर्डर वहां भी लगती है, उधर भी लगती है। वो इशू वो एसेंशियली रही जो ओमकार की चिंता है कि हम किसी विदेशी ताकत के साथ लड़ रहे हैं क्या, वो ज्यादा मतलब जिसको क्या कहते, ज्यादा हमको परेशान करती है जब हम कल रात से लेकर के अभी तक के जो गवर्नमेंट ऑफ असम के मतलब 29 और 30 जुलाई के दिन जो गवर्नमेंट ऑफ असम के नोटिफिकेशंस निकले हैं उनको देख करके होता है। ये बिल्कुल बहुत लोगों ने उस तरह से इसको रीड करने की कोशिश की कि नेडा का मेंबर मिजोरम भी है, नेडा का मेंबर असम भी है, तो दोनों के अंदर झगड़ा कैसे गया। मैं उस रीडिंग से एग्री नहीं करता हूँ। ये इशू प्रीडेट करता है नेडा को भी, या शायद बीजेपी को भी करता होगा, क्योंकि 72 में बनता है मिजोरम, है ना। तो जब भाजपा भी नहीं बनी थी, जब जनसंघ का ही जमाना चल रहा था, तब से ये लड़ाई चली आ रही है और तभी से ये इशू भी है और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है किसी एक नेता व्यक्ति या विचार से एड्रेस हो जाने के उसमें। लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ असम ने इस चीज को अब खींचा है पकड़ के कि एक एक गाड़ी जो मिजोरम से आएगी उसकी जांच होगी क्योंकि ट्रैफिकिंग हो रही है, वो ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर रहे हैं जैसे कोई सिटीजनरी हो जो असम की हो और मिजोरम की हो कि सिटीजन्स ऑफ असम वहां मिल जाइए। वो मेरे हिसाब से उस चीज को थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच करना हो गया, इस चीज से बचना चाहिए था उनको। और एक और चीज जिसको हम नहीं समझते हैं, देखिए नॉर्थ ईस्ट की जो जो 7 सिस्टर्स हैं उसमें एक वो बैकबोन की तरह उनको असम मिला हुआ है। तो आप नागालैंड जाएंगे या आप मिजोरम जाते हैं या त्रिपुरा जाते हैं तो वहाँ की जो जातीय अस्मिता में लोग जो मानते हैं ज्यादातर, अब आप भी अपने जहाँ घर के आसपास रहते हैं 50-100 किलोमीटर से आगे बहुत कम निकलते हैं। तो अगर मैं मिजोरम में रहता हूँ या मैं नागा हूँ जो नागालैंड में रहता हूँ, तो मेरे लिए भारत कैसा है उसका आइडिया वही है जो मैं अपने बगल में देखता हूँ, असम। ठीक है, मिजोरम के कंटेक्स्ट में आप जाएंगे तो कचर वैली असम की, तो अगर आप वहां मिसबिहेव करते हैं ना, तो उसका मतलब ये निकाला जाएगा कि भारत ऐसा ही है, भारत हमें इसी तरह ट्रीट करता है। अब भाषा में सुनकर क्या लगेगा कि भाई क्या मिजोरम के लोग किसी और देश के नागरिक होते हैं जो वो ऐसे देखें कि, तो अगर उस तरह का आपका सवाल है तो आपको जो वहाँ पे इंसर्जेंसी का लंबा इतिहास रहा है पूरे 7 सिस्टर्स में, वो जाकर के पढ़ना चाहिए। एक इतिहास है, उसकी सेंसिटिविटी को, उसकी ग्रेविटी को समझिए और उसके बाद फिर एक जगह पैदा कीजिए अपने दिमाग में कि, और स्पेशली मिजो सारे ट्राइब्स जितने हैं वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, उसमें मिजो एक ऐसी ट्राइब है जो बहुत ही फियर्सली डिफेंड करती है अपने टेरिटरी को भी और अपने प्राइड को भी। इसीलिए थोड़ी जिम्मेदारी के साथ पेश आना चाहिए था हेमंत बिस्वा शर्मा को भी। और मैं ये सोशल मीडिया को लेके भी कहूंगा, मैंने ये देखा कि दोनों साइड से सोशल मीडिया गैंग्स एक्टिव हैं। मिजोस पहले आए क्योंकि वो लोग, उनकी अंग्रेजी अच्छी है, वो कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं। असम का भी उनको पूरे देश से ही एक सॉर्ट ऑफ समर्थन मिल गया है। बहुत अगली झगड़ा चल रहा है और जिस तरह के वीडियो बन के डल रहे हैं उस मतलब उतना हल्का कर देने की जरूरत नहीं है इस इशू। जी, अगला सवाल निखिल। अगला सवाल है पंकज चौधरी का। पंकज कह रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पीओके में जनमत संग्रह कराने की बात करते हैं जिसे भारत ना ही स्वीकार करेगा ना करने की जरूरत है, पर अगर जनमत संग्रह भारत के पक्ष में आया तो क्या होगा और क्या एक अच्छा मौका हो सकता है पीओके के मामला सुलझाने का। नॉवेल तो इनको भी लिख देना चाहिए मेरे हिसाब से। आपके मुंह में घी शक्कर। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जनमत संग्रह हो, वो भारत के पक्ष में हो और पूरा कश्मीर एकीकृत हो और तिरंगा फहराए, इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है एक भारतीय के तौर पर हमारे लिए। और इसमें एक बात जोड़ दूं, और उस पूरे एकीकृत कश्मीर के नागरिकों को पूरे देश में उतना ही सम्मान और प्यार मिले जितना दूसरे राज्यों के नागरिकों को मिलता है, उतने ही अधिकार मिले और उतनी ही वो खूब तरक्की करें और इस तरक्की के क्रम में वो अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को भी बचा कर रख पाए। चलिए अगला सवाल। मैं अगला सवाल पूछ लेता हूँ। अगला सवाल है कि इंजीनियरिंग पर आपका शो देखा, हम वो ललन टॉप शो की बात कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि उन बच्चों का क्या नसीहत देना चाहेंगे जिन्हें उनके घर वालों ने उनकी इच्छा के विपरीत इंजीनियर बनने के लिए विवश कर दिया है। अच्छा, उनको मेरी बहुत ही क्लियर कट नसीहत। बहुत अच्छा सवाल है। किसका सवाल है? ये ओमकार दड़पे का ही है सवाल। अरे ओमकार जी कितना सवाल पूछते हैं, इनका मैं अलग से सम्मान करूंगा। ओमकार जी, आप
जरा जो हमारे प्रोड्यूसर हैं शो के, अभिषेक जी, मेरा ईमेल आईडी यहाँ पर फ्लैश करवाइएगा। और कई लोग क्योंकि कहते भी हैं कि साहब हम कैसे सवाल पूछें, तो कमेंट बॉक्स में तो पूछते ही हैं। और ओमकार जी जरूर मुझे ईमेल करें और अपना पता भी भेजें। इतने जागरूकता के साथ लगातार सवाल पूछते हैं, मैं इनको फोन करके इनसे बात भी करना चाहूंगा ओमकार जी से। खैर, ये बहुत ही जरूरी सवाल है। जो लोग ऑलरेडी बीटेक कर रहे हैं, घिर गए, फंस गए हैं, वो हताश ना हो, निराश ना हो, और आप बीटेक अच्छे से करें। क्योंकि मुझे एक मेरे इंजीनियर साथी ने कहा कि इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एंड देन ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन अ साइंटिफिक मैनर। तो कोई भी अब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको बीच में छोड़ने कोई मतलब नहीं। अच्छे से पढ़ाई करिए, बिना ज्यादा बैक लगवाए पास होइए। और चूंकि आपके मन में ये स्पष्ट है कि आपको बीटेक या इससे जुड़ी नौकरी नहीं करनी है, तो इसके साथ साथ आपकी दिलचस्पी का जो विषय है उसके बारे में पढ़ाई करते रहिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बीटेक भी एक ग्रेजुएशन है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल है, बीटेक के बहुत सारे लोग एमबीए में जाते हैं। बीटेक करने वाले बहुत सारे, बीटेक के बाद बहुत सारे लोग ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई करने के लिए आते हैं। तो वो पूरी तरह से आपका कॉल है कि आप किस दिशा में जानना चाहते हैं। अब देखिए हमारे मित्र हैं वरुण ग्रोवर, वो बीटेक करके गाने लिख रहे हैं, स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं, फिल्म डायरेक्ट करने जा रहे हैं। आशीष भी इंजीनियर है। और हमारे एंकर हैं सोशल लिस्ट के आशीष, उन्होंने भी बीटेक किया है और अब वो हमारे इन हाउस सटायर किंग हैं, हमारे सोशल मीडिया एडिटर हैं। तो कुछ भी कर सकते हैं बीटेक वाले, और जिन्होंने बीटेक नहीं किया वो भी कुछ भी कर सकते हैं, जैसे हमारे नौजवान साथी निखिल कर रहे हैं। अंतिम प्रश्न है ब्रजभूषण, वो पूछ रहे हैं कि ये जब भी कहा जाता है कि कोर्ट ने फटकार लगाई तो क्या मतलब? देखिए ऐसा होता है कि हम सब ये जानते हैं कि एक तो कोर्ट सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणियां करता है ना। जैसे कल ही एक वकील साहब को कोर्ट ने हड़काया, सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने बालों में ठीक से कंघी नहीं की थी, है ना। ऐसे ही अब भी जब भी बन के आ गए थे। अरे भाई, कोर्ट का एक डेकोरम होता है। कई बार मैंने अपने ब्यूरोक्रेट दोस्तों से सुना है कि कोर्ट में डांट पड़ जाती है कि ऐसे जीन्स टी शर्ट पहननी है आपको, यू हैव टू बी फॉर्मली, आप स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको लेके बहस भी होती, जैसे एक दिन न्यूज रूम में ही बहस हो रही थी कि ये अंग्रेजों का बनाया विधान है, मई जून की भब्बड़ गर्मी में या जुलाई अगस्त की एकदम धमके वाली उमस में आप बहस के लिए जा रहे हैं और आपको कोट पहनना पड़ रहा है ना। और वातानुकूलित तो होते नहीं है जिले के स्तर पर कोर्ट रूम। तो परंपराओं को कितना ढोया जाए, कितना सब। खैर, कोर्ट मौखिक टिप्पणियां करता है, उसमें कई दफा फटकार लगाता है, जो सुर्खियां बनती हैं, है ना। लेकिन चूंकि वो रिटन जजमेंट का हिस्सा नहीं होती है, इसलिए सुनने वाला भी एकदम ऐसे ठीक है, हाथ थोड़ा, जैसे हम लोग के दफ्तरों में होता है ना, हाथ थोड़ा हौंक दिए गए। लेकिन वही चीज रिटन में आ जाए, मेल में आ जाए, आपके एनुअल आपकी परफॉर्मेंस पे जो टिप्पणियां होती हैं उसमें आ जाए, वैसे ही कोर्ट की जो डिटेल जजमेंट आता है किसी फैसले पर उसमें आ जाए, तो ज्यादा दिक्कत होती है। लेकिन ये फटकार बिल्कुल ऐसा होता है कि दो पक्ष हैं, बात कर रहे हैं, कोई पक्ष हीला हवाली कर रहा है, टालने की कोशिश कर रहा है, पंचायतें होती हैं तो घुड़क दिया जाए, पर ये जरूरी नहीं कि वो आखिरी फैसले में परिलक्षित ही हो। तो एक बस मुझको, जब ये मैं लाइव लॉ संस्थाएं, जो न्यूज आउटलेट्स हैं जो कोर्ट्स को कवर कर रही है हमारे यहाँ, उनके लाइव ब्लॉग्स आप पढ़ोगे तो उसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज निकल के आई कि मुझे नहीं पता था कि कोर्ट के अंदर बात होती कैसे है, क्योंकि मैंने कभी कोई हियरिंग अटेंड नहीं की थी। तो वहां पे जो भी पार्टी है, वकील वही बन करके बात करता है, जैसे अगर वो किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बड़ा दिलचस्प होता है कि कोर्ट के अंदर जजेस और लॉयर्स एक दूसरे को कैसे एड्रेस करते हैं। तो जज हैं, अब उनको पूरी इज्जत दी जाती है। वो जो वकील होता है वो पार्टी बनकर ही, जैसे मान के चलिए अगर निखिल को कोई वकील रिप्रेजेंट कर रहा है तो निखिल ही हो जाता है, तो फिर वो जज सीधे वैसे रिप्रेजेंट करते हैं। या अगर जैसे ट्विटर पे मामला चल रहा है मान के चलिए, तो जैसे ट्विटर के लिए जो वकील अपीयर होते हैं तो जाके वो कहेंगे आई एम एन इंटरमीडिएरी, या नहीं हूं, या मैं हूं, या जो हूं। तो वो मेरे लिए बड़ी नई चीज थी कि मान के चलिए किसी का मतलब कोई एक फनी सिचुएशन हो कभी कि इस व्यक्ति को या उस संस्था को आपको रिप्रेजेंट करना हो, तो वो वकील वही बन के बेचारा, और उसको सारी चीजें सुननी पड़ती हैं। जो आप फटकार वाली बात बोल रहे थे, जब वो रिटर्न में आता है कई बार एक्सपंज कराने के लिए आप हायर कोर्ट भी अप्रोच करते हैं फिर। हाँ, अभी वो हुआ ना मामला, इलेक्शन कमीशन और वो
एसी का भी हुआ, अभी दिल्ली पुलिस पर जो टिप्पणी हुई है उसको भी एक्सपेंस कराने वो लोग दिल्ली हाईकोर्ट गए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि नहीं फाइन मतलब हम माफ कर दे रहे हैं अभी के लिए, लेकिन आप वो टिप्पणी एक्सपेंस नहीं होगी। एक और क्वेश्चन था किसी का जी, रवि वर्मा कह रहे हैं कि कारगिल के युद्ध पे किताबें रिकमेंडेशन चाहते हैं, तो आपके लिए ही है। अच्छा, कारगिल के उस पे रिकमेंडेशन मैं आपको बताऊंगा फुर्सत की सलाह में। तो निखिल जी, अब हम लोग फुर्सत की सलाह की तरफ चलते हैं, वो सेगमेंट जिसमें हम लोग बात करते हैं फिल्मों के बारे में, किताबों के बारे में, कभी कभी खान पान और घूमने के बारे में भी। तो देखिए फुर्सत की सलाह। अमूमन फुर्सत की सलाह शुरू होती है तो हम और हमारे साथी निखिल आपसे किताबों का जिक्र करते हैं, आज भी करेंगे, सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले हम किताबों की एक दूसरी शक्ल की बात कर लेते हैं। हमारा टाई अप हुआ है, हमारी साझेदारी हुई है, और लल्लन टॉप साझेदारी करता है तो दर्शकों के हित को ध्यान में रखते हुए करता है कुकू एफएम नाम के एक ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म के साथ, जहां पर आप किताबों को सुन सकते हैं। तो 2 किताबें मैंने आपके लिए चुनी है। एक है अनुपम खेर प्रस्तुत करते हैं चाणक्य, भारतवर्ष महानायकों की गौरव गाथा। इसे आप सुन सकते हैं। ये मुझे लगता है कि चाणक्य को, कौटिल्य को, विष्णुगुप्त को खूब पढ़ा जाना चाहिए। और दूसरा, हम सब ने देखा कि ओलंपिक में मैरी कॉम के साथ किस तरह की नाइंसाफी हुई, जजिंग में किस तरह के गड़बड़ झाले हुए, लेकिन मैरी कॉम हमारे लिए हमेशा ही प्रेरणा का स्रोत रही हैं, रहेंगी। और अच्छी बात यह है कि अभी उन्होंने अपने ओलंपिक ड्रीम या बॉक्सिंग ड्रीम पर गिव अप नहीं किया है। सो दैट्स अनदर इंस्पायरिंग एस्पेक्ट ऑफ हर स्टोरी। मैजेस्टिक मैरी कॉम ऐसे करके भी आपको एक किताब मिलेगी। आप इन दोनों किताबों को सुन सकते हैं और अपने स्तर पर भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और मुझे भी बता सकते हैं कि मैं कुकू एफएम पर कौन सी किताबें जरूर सुनूं। हो सकता है मेरी नजर से कुछ बच गया हो। और अगर आप इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेंगे, चूंकि आप ललन टॉप के दर्शक हैं, इसलिए आपको उस पर छूट भी मिलेगी। आपको प्रोमो कोड डालना होगा LT20, L फॉर ललन, T फॉर टॉप, LT कैपिटल में 20। चलिए अब बढ़ाते हैं फुर्सत की सलाह को अपने मूल अंदाज में आगे। चलिए फुर्सत की सलाह शुरू करते हैं, और जहां पर बात छोड़कर आए वहीं से शुरू करेंगे। हमारे एक दर्शक का सवाल था कारगिल से जुड़ी किताब। मैंने ईमानदारी से कहूं बहुत ज्यादा किताबें कारगिल पर नहीं पढ़ी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्पी मेरी इसमें थी कि वो जो सुब्रमण्यम कमेटी बनी है कारगिल की जांच के लिए, उसकी रिपोर्ट जो पब्लिक नहीं की गई, और उस रिपोर्ट के आधार पर एक बड़ी जरूरी किताब है जो हरिंदर बावेजा ने लिखी थी, अ सोल्जर्स डायरी, कारगिल द इनसाइड स्टोरी। मैं बहुत स्ट्रांगली आप सबको ये किताब रेकमेंड करूंगा, जरूर पढ़ी जानी चाहिए, जरूर ही पढ़ी जानी चाहिए। हमारे सैनिकों के अदम्य शौर्य, बलिदान के बारे में जानने के लिए, और हमारे सैन्य और सरकारी तंत्र की लापरवाही। चलिए कारगिल की बात हो गई, अब इस हफ्ते की किताबों पर चर्चा कर लेते हैं। पहली किताब 1971 के युद्ध से जुड़ी हुई है, और हम जानते हैं कि 50 बरस पूरे होंगे इस बरस 1971 के युद्ध के, भारत की कमाल की मिलिट्री विक्ट्री। ये किताब यान कार्डोजो ने लिखी हुई है, और इसका शीर्षक है 1971 स्टोरीज ऑफ ग्रिट एंड ग्लोरी फ्रॉम द इंडो पाक वॉर। ये किताब है, इसे पेंगुइन ने छापा है, और मेजर जनरल यान गोरखा राइफल्स में रहे हैं, और बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर, और बांग्लादेश की मुक्ति का जो युद्ध था उसमें ये जख्मी हो गए थे, एक पांव इन्हें गंवाना पड़ा, फिर वो मशीनी मदद ली गई, और ये पहले ऐसे डिसेबल्ड ऑफिसर हैं जो इन्फेंट्री बटालियन की कमांड के लिए उपयुक्त पाए गए, है ना। तो ये बहुत कमाल के ऑफिसर, और उनकी लिखी ये किताब, आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस बुक, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। दूसरी किताब जो है वो स्पीकिंग टाइगर से है, और वेंडी डोइंगर की ये किताब है, विंग्ड स्टैलियंस एंड विकेड मेयर्स, हॉर्सेस इन इंडियन मिथ एंड हिस्ट्री। और हम सब जानते हैं कि वेंडी ने हिंदुओं के जो आख्यान हैं, भारतीय आख्यान हैं, उनके मिथकों और परंपराओं पर बहुत विस्तार से काम किया है। और तीसरी किताब है रिटायर्ड डिप्लोमेट, राइटर और पॉलिटिशियन पवन के वर्मा की किताब। इसे वेस्टलैंड ने छापा है, द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन, ये इस किताब का शीर्षक है। अचीवमेंट, नेग्लेक्ट, बायस एंड द वे फॉरवर्ड। पवन के वर्मा इससे पहले कई
जरूरी व्यक्तियों पर और धाराओं पर किताब लिख चुके हैं। आदि शंकराचार्य पर इनकी किताब है और तुलसीदास जी की रामचरितमानस पर इनकी किताब है। और ये इन्होंने लॉकडाउन के दौरान ये किताब लिखी, हिंदुइज्म पे किस तरह के असर हुए, किस तरह से उसकी व्याख्याएं हुई, किस तरह से उसका एक पॉलिटिकल स्वरूप सामने आया। और मैं इस किताब को पढ़ने का आकांक्षी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि किताब वाला में भी पवन के वर्मा से इस पर विस्तार से बात होगी। और चौथी किताब नियोगी बुक्स से है। इस किताब का शीर्षक है वॉइसेस फ्रॉम द लॉस्ट होराइजन, स्टोरीज एंड सॉन्ग्स ऑफ द ग्रेट अंडमानीज। इसे अन्विता अब्बी ने लिखा हुआ है। और अंडमानीज जो ट्राइब है, जो हमारे सबसे प्राचीन एंसेस्टर्स हैं, जिनकी धारा अभी तक चली आ रही है, उनकी भाषा, उनके कंसर्न, कैसे वो संख्या घटती जा रही है उस भाषा को बोलने वालों की, उन सब के बारे में विस्तार से बात है। तो इस किताब को भी मैं पढ़ने का इरादा रखता हूँ। एक फिल्म मैंने बहुत देर से देखी, आप में से कई लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी हो तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ। शेरनी अमित माकुसकर की डायरेक्ट की हुई ये फिल्म है और इसमें विजयराज, ब्रिजेश काला और ऑफ कोर्स विद्या बालन, कमाल की एक्टिंग है। बहुत लेयरिंग है इस फिल्म में। कई लोगों ने मुझसे टिप्पणी में कहा कि थोड़ी धीमी है, पर मुझे लगता है कि जंगल को जज्ब करने के लिए एक जरूरी किस्म का धैर्य चाहिए। जंगल आपका ट्रिम किया हुआ बगीचा नहीं है, वो चिड़ियाघर नहीं है जहाँ पे आपको सामने ही जानवर दिख जाएगा, सामने ही सौंदर्य दिख जाएगा। तो शेरनी फिल्म भी आपसे उस किस्म के धैर्य और कई सिमतों को, कई लेयर्स को समझने की मांग करती है। और बाकी आजकल थोड़ी किताबें ज्यादा पढ़ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए ज्यादा चीजें देख नहीं पाता हूँ। महारानी का खूब जिक्र सुना, हमारे लल्लन टॉप मित्र अमित सयाल उसमें है और हुमा कुरैशी और बाकी लोग भी हैं, सोहम शाह वगैरह है। तो उसके कुछ एपिसोड मैंने देखे थे प्रवास के दौरान, यात्राओं के दौरान, तो और शायद मौका लगे तो उसको भी देखूं। और भी कई सीरीज हैं जिनकी आप मित्र रिकमेंडेशन देते रहते हैं, लेकिन किताबों का सिलसिला भी इतना ज्यादा हो रखा है कि समय मिल नहीं पाता। तो उस मामले में मैं आपको ज्यादा सलाह नहीं दे पाऊंगा। देखिए, मैंने तो अभी रे भी नहीं देखी है और मैंने तो जो तापसी की फिल्म आई है वो भी नहीं देखी है, मिमी भी अभी आधी देखी हुई है। तो बहुत सारी फिल्में हैं जो छूटी हुई हैं। चिंटू का बर्थडे एक फिल्म है जो मेरी आधी छूटी हुई है, बड़ी कमाल की फिल्म है, तो वो भी मैं देखने का इरादा रखता हूँ। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइए क्या दिलचस्प देख रहे हैं। कुछ गुरु लिमिटेड एडिशन सीरीज जरूर रिकमेंड करना हमको उस तरह की चीजें बहुत पसंद आती हैं, ओवर्ट ऑपरेशंस वाली, फौदा टाइप की सीरीज या और इस तरह की जो है। और ये जो मिडिल ईस्ट का रीजन है उसमें हमारी बड़ी दिलचस्पी है। होमलैंड के हर सीजन का मैं बड़ी शिद्दत से इंतजार करता हूँ। अब अमूमन होता ये है कि मैं अपने साथी निखिल की तरफ टॉस करता हूँ, लेकिन तकनीकी खामियों की वजह से निखिल नहीं है, तो हम यहीं पर विराम लेते हैं। और आपको ये नेता नगरी का पूरा एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।